हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सिलॉजिज्म को पूरा कंप्लीट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको इस टॉपिक में कभी भी दिक्कत रहती हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सिलॉजिज्म जैसा जो कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है बहुत आसान लगने लगेगा। बजाय आप इन चीज़ों में फोकस करें कि क्या रटना है और क्या नहीं रटना है, समझने पर ध्यान दीजिए। और इस क्लास का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सिलॉजिज्म जो कि आपके हर एक बैंक या बैंक से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं, SSC का जो एग्जाम है उसमें इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो समझते हैं क्या है सिलॉजिज्म, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्या इसके पीछे लॉजिक्स हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे? सिलॉजिज्म से। आखिर ये सिलॉजिज्म का मतलब है क्या? सिलॉजिज्म का मतलब है कि आपके सामने क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, कथन जिसको हम कहते हैं, और आपको उन स्टेटमेंट्स के आधार पर बताना होगा कि आखिर इसमें कौन सा कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष वो फॉलो कर रहा है। मतलब आपसे अगर कोई बात कही जाए कि हर दिन सूरज पूर्व में उगता है, पश्चिम में ढलता है, एक स्टेटमेंट हो गया, तो अब इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर अगर आप अनुमान लगाएं या फिर निष्कर्ष लगाएं, निष्कर्ष में ये कह दूं ठीक है, लेकिन इंडिया में तो पूरब में उगता है, पश्चिम में ढलता है, ऐसी बात ठीक है, लेकिन ना ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता है। तो आपको अब ये समझना होगा कि ये जो स्टेटमेंट था किसके ऊपर बेस्ड था, कंट्री वाइज था कि नहीं था, और ये जो बात कही जा रही है सही है कि नहीं सही है। तो इसको कहा जाता है कंक्लूजन को चेक करना कि भाई कंक्लूजन क्या कह रहा है, उसमें सत्यता कितनी है। तो ये जो सत्यता आएगी कहाँ से आएगी? स्टेटमेंट से चेक करना होगा, और उसी के आधार पर आपको बताना होगा कि कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। अब इसको अगर हम डिटेल में समझें, जैसा आपको यहाँ पे सिलॉजिज्म दिया गया है, केवल दो चीज़ें आपको देखनी है। पहला तो है स्टेटमेंट जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। और दूसरा क्या है? कंक्लूजन। अब सारा खेल किस चीज़ का है कि आपको स्टेटमेंट को ऑलवेज ट्रू लेकर के चलना है। मतलब स्टेटमेंट में ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना कि स्टेटमेंट में सर लिखा गया है ऑल कैट आर डॉग, तो ये कैसे हो सकता है? स्टेटमेंट जो लिखा गया है वो सब आपको क्या लेकर के चलना है? ट्रू लेकर के चलना है। जो बात लिखी है सही है, हम मान के चलेंगे। हमें जो दिमाग लगाना है वो कहाँ पे लगाना है? कंक्लूजन में लगाना है, और कंक्लूजन को चेक करना है कि वो इस गिवन स्टेटमेंट के आधार पे फिट बैठ रहा है कि नहीं। फिर से मैं बता दूं, स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मान के चलेंगे, यहाँ पे शंका वाली कोई बात नहीं है कि ये सही है गलत है ना। हमें सारा एफर्ट कंक्लूजन पे डालना है कि ये चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। किसके आधार पे? केवल गिवन स्टेटमेंट के आधार पे कि ये सही है या फिर गलत है। तो ये आपको पूरे सिलॉजिज्म में यही करना है। दूसरी बात, आप घबराएं अगर कि अच्छा हमारे एग्जाम में ना केवल 2 ही कंक्लूजन का सवाल आता है, ठीक है। कोई कहते हैं हमारे में 3 कंक्लूजन का सवाल आता है, 4 स्टेटमेंट रहते हैं, 3 कंक्लूजन रहता है। हमेशा ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ कंक्लूजन से सवाल कठिन नहीं होता। कठिन होने का मतलब हार्ड हो जाना, समझ में ना आना, टफ हो जाना। ये लेंदी हो गया। लेंदी होने का मतलब ये है कि भाई जितना समय आपको 2 कंक्लूजन में लगेगा, तीसरे में थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, ऑफ कोर्स ही बात है वो। तो इसको देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। भाई इसमें 50 कंक्लूजन भी लिखे जाएँ तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आपको ये देखना होगा कि जो कंक्लूजन लिखा गया है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो बहुत कठिन है या फिर वो बहुत आसान है। और जनरली मैंने देखा है इतने सारे एग्ज़ाम्स को हम कवर करते हैं, SSC के हों, बैंकिंग के हों, RBI के हों या फिर इंश्योरेंस के हों, जो कंक्लूजन्स होते हैं वो इतने कठिन होते नहीं एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। मॉक में जो मिलते हैं या फिर जब मैं अपनी प्रैक्टिस क्लास कराता हूँ उसमें जो मिलते हैं वो तो तब भी काफ़ी बेटर होते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके। जनरली देखा जाता है प्रीलिम्स में कुछ कठिन ऐसा कंक्लूजन नहीं मिलता। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखें, आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा कुछ जो हम सिलॉजिज्म का पढ़ेंगे वो हम वेन डायग्राम से पढ़ेंगे। क्यों? रीज़न उसका ये है कि आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट नहीं डालना है एक बार अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो। दूसरी बात, किसी भी तरह का क्वेश्चन और किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उससे सॉल्व कर पाएंगे। तो एकदम अल्टीमेट आपके पास ये वेपन है वेन डायग्राम का, जिससे आप सिलॉजिज्म को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो हम अगर सिलॉजिज्म को पढ़ें तो हमको क्या समझना होगा? स्टेटमेंट्स को समझना होगा। मैंने क्या कहा? स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है।
तो स्टेटमेंट को हम समझेंगे कि हमारे पास जो स्टेटमेंट या जो कथन है जो दिए जाते हैं, आखिर वो क्या चीज़ें कन्वे कर रहे हैं। जब तक आपको कही गई बात नहीं समझ में आएगी, आप निष्कर्ष कहाँ से निकाल पाएंगे। जब तक आपको कही गई बात समझ में आनी चाहिए ना, तभी तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे चाइनीज़ में कुछ बोलूँ और आपको चाइनीज़ नहीं आती है, या फिर मैं आपसे कुछ इंग्लिश में बोलूँ और आपको इंग्लिश नहीं आती है, और मैं कंक्लूजन आपके नेटिव लैंग्वेज में दूँ जो आपको आती है, तो ऐसे में आपको जब स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आया तो कंक्लूजन कहाँ से समझ में आएगा। कंक्लूजन समझ भी आ गया तो आप ये नहीं बता पाओगे सही की गलत, है ना। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है, और वेन डायग्राम में हम उसे किस तरीके से दिखाते हैं और किस पार्ट पे हम फोकस करते हैं। बस यहीं से आपको 2-4 स्लाइड बहुत ध्यान से देखना है। अगर ये 2-4 स्लाइड आपने ध्यान से समझ लिया, सिलॉजिज्म खत्म है। प्रीलिम्स मेंस सब का कॉन्सेप्ट केवल इसी 2-4 स्लाइड्स में ही आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारे पास स्टेटमेंट होता है जिसको कहा जाता है ऑल। लिखा हुआ है ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं। इसका मतलब आखिर क्या हुआ? सिंपल सी बात है, जब आपको बताया जा रहा है कि सारे के सारे ए क्या हैं, बी के अंदर हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि अगर मैं इसे वेन डायग्राम के रूप में बनाऊं तो कुछ ऐसे ही तो बनाऊंगा कि एक गोला ले लूँगा और इसके अंदर एक और गोला ले लूँगा, ये ए कह दूंगा और इसे क्या कह दूंगा, बी। कि भाई सारे के सारे ए कहाँ हैं? बी के अंदर हैं। तो क्या ये बात सही है? हाँ सही है। मैंने क्या कहा आपसे कि आपको स्टेटमेंट जो दिया गया उसको सही तरीके से बस ऑलवेज ट्रू लेकर के डिनोट करना है कि क्या सारे के सारे ए बी के अंदर हैं? बिल्कुल हैं। क्या मैं सिर्फ इसी एक तरीके से दिखा सकता हूं क्या? जो ये बात ऊपर कही गई है केवल यही एक तरीका है इसको दिखाने का? क्या नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं अगर केवल एक ही गोला खींचूं और इसमें ए कॉमा बी ऐसे रख दूं, क्या ये बात सही हो रही है इसमें कि सारे के सारे ए बी के अंदर हैं, एक ही गोला है? तो आप कहेंगे हाँ ये तो सही हो रहा है सर, लेकिन ये भी तो सही हो रहा है कि सारे के सारे बी ए के अंदर हैं। तो यहीं से आपका जो ओवर थिंकिंग होती है सिलॉजिस्ट में आपके लिए मुश्किलें पैदा करती है। आप केवल उस पार्ट पे फोकस करिए जो आपसे कहा जा रहा है, उसके अलावा और क्या क्या ट्रू। जैसे आप ये कह दीजिए सर यहाँ पे सारे के सारे ए तो बी के अंदर हैं लेकिन इतने सारे बी बाहर हैं ए के, तो उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे सारे के सारे ए बी के अंदर हैं क्योंकि एक ही गोले में, सारे के सारे बी ए के अंदर हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ए सारे के सारे बी के अंदर हैं, इसी चीज़ से मतलब है। क्या हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि एक गोला मैंने ऐसे बनाया, इसको मैंने कहा ए, और इसके अंदर एक गोला बनाया और इसको कहा बी? क्या ये सही होगा? सही रिप्रेजेंटेशन होगा कि सारे के सारे ए बी के अंदर हैं? तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो सही नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो सारा ए है ये क्या है? बी के बाहर है। तो ये कहाँ से सही हुआ? नहीं सही हुआ। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा? स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, उसमें कुछ गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो हम अगर ऑल को दिखा सकते हैं तो 2 तरीके से, ऐसे या फिर ऐसे। अब अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते हुए जो हम डायग्राम बनाएंगे वो ये होगा, जिसको क्या कहते हैं? बेसिक सा डायग्राम। बेसिक डायग्राम, बेसिक डायग्राम या फर्स्ट डायग्राम। इसका बेसिक का कहने का मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ इन्फीरियॉरिटी है। फर्स्ट डायग्राम, बेसिक डायग्राम मतलब पहली चीज़ जो आप बनाओगे वो ये है। अगर आपको और कुछ बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी डायग्राम आपका क्या है? ट्रू है। तो ये बात हुई किसकी? ऑल ए इज बी की। सेम हम आ जाते हैं नो ए इज बी पे, जो कि क्या कर रहा है? कोई भी ए बी नहीं है, मतलब ए का थोड़ा सा भी पार्ट बी में नहीं जा सकता। तो अगर इसे बनाना है तो हम ऐसे बना लेते हैं। भाई ये क्या हो गया? ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया। और नो को दिखाने के लिए हम क्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऐसे लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग लाइन खींच के बीच में काट देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखिए आपको कोई एक डिनोशन फॉलो करना है ऐसा। तो अब अगर मैं कहूँ कि क्या कुछ ए बी के अंदर आ रहा है, आप कहोगे नहीं भाई सारे के सारे ए बी के बाहर है, और यही ऊपर कहा जा रहा है नो ए इज़ बी। तो ये इसका डायग्राम हो गया, जो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो हम कहें फर्स्ट डायग्राम या फिर बेसिक डायग्राम जो बनेगा उसका यही बनेगा। क्या हम इसे किसी और तरीके से दिखा सकते हैं कि इसके अलावा सर और कोई तरीका हो इसको दिखाने का? नहीं, इसके अलावा इसे दिखाने का कोई और तरीका मौजूद नहीं है। क्योंकि भाई और कैसे दिखाओगे आप? यही एक तरीका है कि दोनों को अलग अलग कर दो, और कोई तरीका नहीं है। अब 2 चीज़ें आपको ये समझ में आ गई, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे और मैं समझाता चलता हूँ, जिसको क्या कहा जाता है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब सब लोग समझते हैं। अगर ऑल लिखा है ऑल ए इज बी तो ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी इसे लिखा जा सकता है क्या? यस, इसको भी ध्यान रखिए। और क्या इसे लिखा जा सकता है? इसी ऑल को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ईच या फिर एवरी।
ये भी लिख सकते हैं, ज़्यादातर यही होता है, ईच या फिर एवरी या फिर ऑल। इसके अलावा क्या हम कुछ और लिख सकते हैं? यस, एक चीज़ और, क्या? परसेंटेज में अगर हम दिखाना चाहें इसे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 100%। ऐसे भी लिख सकता है 100% ए इज़ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल से ही बात हो रही है। लिखा है ईच ए इज़ बी, ऑल वाली बात हो रही है। एवरी ए इज़ बी, ऑल वाली बात हो रही है। कुछ और अलग बात इसमें नहीं हो रही। तो बस ये समझना है कि इसको और सिनोनिमस तरीके से कैसे दिखाया जा सकता है, ऐसे। उसके लिए अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम वही चीज़ है। क्या हम नो को और किसी तरीके से दिखा सकते हैं? यस। अब नो कोई है, उसके अलग अलग जो निगेशंस हो गए, जैसे नो की जगह हमने क्या कर दिया? नन कर दिया, है ना, नन कर दिया। नन ए इज बी, सेम बात है। मैंने क्या कह दिया? 0% कह दिया, क्या है? सेम बात है भाई। 0% ए इज बी का मतलब ये एक भी परसेंट बी के अंदर नहीं है, मतलब पूरा का पूरा बाहर ही है। तो ये ऐसे भी दिखा सकते हो आप। तो ये क्या है? सिनोनिम्स है कि अगर ऐसा भी लिख करके आएगा, बात यही समझनी और कुछ नहीं समझनी। ओके, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट बात पे, जो अभी हम एक ही स्लाइड में चल रहे। मैंने क्या कहा था कि इसी एक स्लाइड में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अब अगर मैं अगली इसमें बात करूं, तो आपको अगर मैं ऐसा कहूं कि जैसे इस वाले डायग्राम को आप देखो, क्या कह रहा है? नो ए इज बी। क्या इसमें जो पलट के बात हो रही है कि मैं कहूं नो बी इज ए, क्या ये भी सही हो रही है क्या? बिल्कुल, है ना। अगर मैंने कहा कि ए का थोड़ा भी पार्ट बी के अंदर नहीं है, या फिर ए का कोई पार्ट बी के अंदर नहीं है, तो मतलब बी का भी कोई पार्ट ए के अंदर नहीं होगा, ये बात सही है। मतलब अगर लिखा है क्या नो ए इज बी, तो हम इसे नो बी इज ए भी पढ़ेंगे तो भी क्या है? सही है। मतलब उल्टा सीधा एक समान, चाहे नो ए इज बी लिखा हो, चाहे नो बी इज ए लिखा हो, दोनों बातें क्या है? सेम है। अच्छा, अगर हम ऑल पे आ जाएं तो, जो कि क्या कहता है? ऑल ए इज बी। अगर मैं इसे उल्टा करके लिखूं, उल्टा करके कैसे लिखूंगा? अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया ऑल बी इज ए, क्या ये भी बात सही है? कह रहा है कि सारे के सारे ए बी के अंदर हैं, तो बात सही है। लेकिन अगर मैंने कहा सारे के सारे बी ए के अंदर है, मतलब मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि अगर मैंने इसको उल्टा लिख दिया, तो क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा क्या? जैसे इसमें अगर मैंने उल्टा लिख दिया था तो कोई डिफरेंस नहीं है, बनाना होगा ऐसे ही बनेगा, सेम डायग्राम बनेगा। लेकिन अगर मैंने इसको उल्टा लिख दिया तो भी क्या सेम ही डायग्राम बनेगा क्या? तो आप देखेंगे क्या कि अगर मैंने लिखा ऑल बी इज ए, तो इसका बेसिक डायग्राम ही इनकरेक्ट हो गया। क्यों? आप कह रहे हैं कि सारे के सारे बी ए के अंदर हैं, इस बेसिक डायग्राम में इसके वाले देखेंगे तो ऐसा है ही नहीं। इसमें तो देखिए इतने सारे बी हैं जो बाहर हैं ए के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑल ए इज बी है, या फिर ऑल वाला शब्द आ रहा है, तो वो उल्टा सीधा एक समान नहीं है। मतलब कि ऑल ए इज बी नॉट इक्वल टू ऑल बी इज ए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये बात गलत होती है। इसमें नो वाले में सही है, ऑल वाले में क्या है? गलत है। अब अगर ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई कि बेसिक डायग्राम कैसे बनता है, पॉसिबल डायग्राम कैसे बन सकता है, और कितने तरीके से बना सकते हैं, इनके सिनोनिम्स क्या होते हैं, तीसरी बात कि क्या चीज़ें पैरेलल हैं या फिर क्या चीज़ें उल्टी सीधी एक समान हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, तो आपका ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो कि किसका पार्ट है? सम का। ध्यान से देखिएगा, सम बहुत बार आता है, लगभग हर एक क्वेश्चन में आपको सम देखने को मिलेगा। लिखा है सम ए इज बी, लिखा है सम ए इज बी, कि कुछ ए क्या है? बी हैं। अच्छा, अगर मैं कुछ की बात करूं तो किसी के लिए कुछ कुछ हो सकता है, कुछ किसी के लिए कुछ और हो सकता है। मतलब अगर मैं कहूं कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो हो सकता है मेरे पास 1000 किताबें हों, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे लिए वही कुछ लग रहा है। कोई कहे मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो हो सकता है उसके पास केवल एक किताब हो, उसके लिए वही कुछ है। तो कुछ का मतलब सीधी तरीके से डिफाइंड नहीं है कि सम कितना भी हो सकता है। हाँ, अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास कुछ किताबें हैं और आप चेक करने आए तो मेरे पास एक भी किताब ना मिले, तब मेरा कथन क्या है? गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने कहा है मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कम से कम एक किताब तो होगी ही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है उसको मैंने कुछ मान लिया है, क्योंकि मेरी उम्मीद है कि अच्छा मेरे पास 1,00,000 किताबें होती तो मैं अच्छे से पढ़ पाता, या मेरे लाइब्रेरी के लिए अच्छा होता। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो सम ए इज बी का मतलब क्या है कि आपको बस ये दिखाना है कि ए और बी में कुछ ऐसा पार्ट है जो कि ओवरलैप कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पार्ट ओवरलैप कर रहा है, यही इस स्टेटमेंट को दिखा रहा है। ये जो बाहर है ये नहीं दिखा रहा है, ये ओवरलैप जो कर रहा है इसकी बात हो रही है कि कुछ ए बी के अंदर होना चाहिए।
अगर सेम ये जो मैंने आपको क्या कहा कि जो फर्स्ट डायग्राम अगर आप बनाएंगे क्वेश्चन पढ़ के या फिर बेसिक डायग्राम बनाएंगे आप क्वेश्चन पढ़ के तो यही होगा ऐसा। अच्छा, डायग्राम बनाते हुए हम हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि जो बेसिक डायग्राम हो मिनिमम ओवरलैपिंग वाला हो, मतलब कि कम से कम ओवरलैपिंग हो। जैसे अभी तो हमारे पास केवल एक ही स्टेटमेंट है, आगे चल के 4 स्टेटमेंट होंगे। तो अगर मान लीजिए लिखा है सम ए इज बी, सम बी इज सी, सम बी इज डी, बनाते चल गए और आपने उसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग दिखा दी तो कन्फ्यूज आप हो सकते हैं। तो इसलिए मिनिमम ओवरलैपिंग वाला डायग्राम हम बनाते हैं। ये बात आपको अभी क्वेश्चन के दौरान फिर से मैं समझाऊंगा। तो अगर हम कहें कि क्या हम इसे ऐसे बना सकते हैं सर, कैसे? लेट से ये बी हो गया और यहाँ पे हमने ए को रख दिया, क्या ये डायग्राम सही है? आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि सर इसमें सारा का सारा ए बी के अंदर आ गया। बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा ना कि सारा का सारा ए बी के अंदर है तो ये बात गलत है। मैंने क्या कहा कि क्या कुछ ए बी के अंदर हैं? तो आप कहोगे यार सारा का सारा ए बी के अंदर है तो कुछ तो होगा ही होगा ना, मतलब ए बी के अंदर होना चाहिए थोड़ा सा पार्ट। मैंने क्या कहा, एक बुक हो, 1000 हो, 1,00,000 हो, मैटर नहीं करता, कुछ होनी चाहिए। एक भी ना हो तो दिक्कत की बात है। तो क्या ये डायग्राम पॉसिबल इसका बन सकता है? आप क्या कहेंगे? यस, ये डायग्राम इसका पॉसिबल बन सकता है। अच्छा, अगर मैं ऐसे बना दूं उल्टा तो आप कहेंगे अच्छा ये तो गलत ही होगा। क्यों ये गलत होगा? क्योंकि ये सही हो गया। नहीं, ऐसे तो पढ़ना ही नहीं है भाई, इस तरीके से नहीं अंधे चुक्के में बात करनी है कि ये सही है तो ये गलत हो गया। समझिए, बस आपको ये देखना है कि क्या इसमें जो बात कही जा रही है कुछ ए बी के अंदर हैं, ये बात सही हो रही है। बिल्कुल, अगर आप इस अंदर वाले पार्ट को देखेंगे जो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है बी का, तो भाई वो ए के साथ भी है, बी के साथ भी है, तो कुछ ए का हिस्सा बी के साथ है। यस, तो इसका मतलब क्या है, ये भी सही है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूँ, एक ही मैंने बना दिया गोला, अब कहूँ कि क्या इसमें सही है? तो फिर से अगर आपने इन दोनों बातों को अच्छे समझा होगा तो इसमें अब गलती नहीं होगी आपसे। अब आप समझ जाएं, क्या कहेंगे, ये भी सही है। क्यों? हमें ये नहीं देखना है कि सारे के सारे ए बी के अंदर आ गए हैं सर, हमें ये देखना है कि कुछ तो होने चाहिए, कुछ है। सारा का सारा है तो भी अच्छा है, कुछ होना चाहिए जो कि है। तो ये भी क्या है, आपका करेक्ट डायग्राम इसका बनता है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूँ आपसे कि ये ए हो गया और ये हो गया बी, क्या ये भी सही है? ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्या ये भी इसका डायग्राम बन सकता है? तब आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें ए का थोड़ा सा भी पार्ट बी के अंदर नहीं है और हमेशा स्टेटमेंट सही होता है। तो कुछ ए बी का हिस्सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो है ही नहीं, सारा का सारा ए कहाँ पे है, बाहर है बी के। तो ये जो है ये क्या है, गलत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सम ए इज बी अगर कहेंगे तो आपको ये बेसिक डायग्राम बनाना है कि ए का कुछ पार्ट बी के साथ आ रहा है। लेकिन इसको समझना अगर है, अपने दिमाग को समझाना है, तो ये समझना होगा कि अगर ऐसा बना है तो इसको भी हम कह सकते हैं सम ए इज बी, ये सही है। ऑल ए इज बी एग्जैक्टली सही है और सम ए इज बी आपका फिर भी सही है, पार्शली सही है, कह सके सही है। सारा का सारा बी ए के अंदर है तब भी ए का पार्ट बी के साथ थोड़ा तो मिल ही रहा है, तब भी सम ए इज बी सही है। इसमें तो एक ही गोले में तीन दोनों हैं, तो क्या होगा, ए तो बी के साथ कुछ रिलेशनशिप बना रहे तो ये भी सही है। अगर हम फोर्थ वाले पे आएँ तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए और बी आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं बना रहे हैं। तो ये जो पॉसिबल डायग्राम्स हैं सम के, यही तो बच्चों को नहीं आते हैं और इन्हीं की वजह से बच्चों का सिलॉजिज्म गलत होता है, क्योंकि आप केवल गेस वर्क में बिलीव करते हैं और उसकी वजह से ये सही है तो वो गलत होगा वाले में से फंस जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई पहली बात डायग्राम की। दूसरी बात, सम को हम कितने और तरीके से बोल सकते हैं? बहुत तरीके हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ, जैसे एक होता है अ फ्यू, फिर हम इसे फ्यू भी लिख सकते हैं। अब ये ध्यान रखें, ग्रामर वाला रूल यहाँ काम नहीं करेगा, आ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, उससे कोई लेन देन नहीं। चाहे आ फ्यू लिखे चाहे फ्यू लिखे, वो बात सम की ही हो रही है। दूसरा, सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो होता है एट लीस्ट, है ना, लिखा रहे एटलीस्ट ए इज बी, तो इसका मतलब एटलीस्ट फैटलीस्ट से कुछ मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सम सही मतलब है। अगर लिखा एटलीस्ट सम ए इज बी तो मतलब एटलीस्ट को नहीं भी पढ़ेंगे तो बात सही है, सम ए इज बी की बात हो रही है। अच्छा, और क्या हो सकता है? और मैं आपको कुछ और बताता हूँ, हो सकता है आपने ना पढ़े हो। कहते हैं मोस्टली, मोस्टली ए इज बी। बच्चे कन्फ्यूज हो गए, मोस्टली बोल दिया सर,
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सम से ही है। मोस्टली बोला है ना, ज़्यादातर, सारे नहीं कह रहे, ज़्यादातर ए क्या है, बी का पार्ट है, मतलब कुछ ए बाहर ऐसा है, या फिर ज़्यादातर हैं, सारे की बात नहीं हो रही है, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन स्टेटमेंट में मोस्टली का मतलब सम से होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, एक और मैं आपको बताता हूँ, जिसको कहते हैं रेयरली। ये भी क्या है आपका, सेम इसका सिनोनिम है, रेयरली ए इज़ बी, तो बात सेम ही है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज में अगर परसेंटेज 0 से बड़ा है तो वो सम का पार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा है, मान लीजिए क्या 1% से लेकर के 99% तक बात हो रही है, जैसे 36% ए इज़ बी सम है, 99% ए इज़ बी सम है, 100% ए इज़ बी अगर बोल दिया स्टेटमेंट में तो इसका मतलब वो तो ऑल हो गया, 0% बोल दिया तो नो हो गया। 0 से बड़ा, 100 से छोटा, 1 से 99 के बीच में, दोनों को इंक्लूड करते हुए जो भी परसेंटेज बोला जा रहा है सम का पार्ट वो होता है। ओके, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो हम तीसरी बात पे चलते हैं, क्या कि अगर मैं इनको पलट दूं, मतलब कि सम ए इज बी का अगर मैं ऐसे लिख दूं सम बी इज ए, तो क्या बात सही होगी? अगर मैंने कहा कि सम बी इज ए और सम ए इज बी क्या बराबर बातें हैं, तो चेक कर लेते हैं। अगर मैंने लिखा सम बी इज ए, तो डायग्राम कैसे बनेगा भाई, कि बी का कुछ पार्ट ए में है, क्या बेसिक डायग्राम गलत हो रहा है? नहीं, सही है भाई, कुछ पार्ट ए का बी का दिखा ही रहा है, सिंपल। ऐसा तो नहीं कि सर इसको लेफ्ट में लिखा है, इसको राइट में लिखा है, ऐसा नहीं है। किसको किसी भी तरफ लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आगे अगर हम कहें कि अच्छा इसमें तो सही है, क्या पॉसिबल डायग्राम जो हमने सोचे हैं क्या उसमें कुछ गलती हो सकती है? अगर मैंने कहा सम बी इज ए, क्या पहले डायग्राम में सही है? बिल्कुल सही है भाई, ए जो ओवरलैप हो रहा है बी से, इसमें बी वाला पार्ट भी, मतलब कुछ बी ए का अंदर है, इसमें भी सही है, इसमें सारे के सारे बी हैं, तो भाई कुछ तो हैं ही। इसमें भी सही, इसमें भी सेम एक ही गोला है, और इसमें तो गलत है क्योंकि ये कोई ओवरलैप नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि सम वाले केस में भी क्या कहेंगे, उल्टा सीधा एक समान है, या फिर पैरेलल ये डायग्राम्स बनेंगे कि अगर मैं कहूँ सम ए इज बी, चाहे मैं कहूँ सम बी इज ए, बात एक ही है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किधर से आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सम ए इज नॉट बी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं। लिखा है कुछ ए क्या है, बी का पार्ट नहीं है, सम ए इज नॉट बी। अब इसे कैसे हम समझेंगे? अब कुछ ए बी का पार्ट नहीं है, तो अगर मुझे दिखाना हो इसको तो मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगा, बनाएंगे हम इसे कैसे, सम की तरह ही, लेकिन हमारा जो फोकस पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा? सम में क्या होता था, जो ओवरलैप वाला पार्ट होता था उस पे फोकस करते थे। इसमें हमारा जो फोकस होगा वो इस वाले पार्ट पे होगा, जो कि क्या है, बाहर है बी से, मतलब ये ओवरलैप वाला पार्ट भी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो बी का पार्ट हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ ए ऐसे होने चाहिए जो बी का पार्ट ना हो, मतलब सारे के सारे ए बी का पार्ट हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ ही पार्ट, 1% ही चाहे सही, ए क्या होना चाहिए, बी से बाहर होना चाहिए। तो हम कुछ ऐसे दिखाते हैं इसका बेसिक डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो। और कैसे हम इसे सोच सकते हैं, चलिए देखते हैं। क्या हम इसे ऐसे बना सकते हैं बेटा, ये ए है और ये बी है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ना? कैसे सही है कि आपको ये बस बताना है कि कुछ पार्ट ए का बी में नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इतना सारा ए क्या है, बी के बाहर है, तो हम इसे सोच सकते हैं। क्या हम इसे ऐसे बना सकते हैं बेटा, ये कुछ ऐसा, क्या ये सही होगा? ऊपर स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहा है कुछ ए बी के बाहर होने, यहाँ तो सारे के सारे ए बी के अंदर हो गए, तो बाहर कौन सा है, कोई भी नहीं, तो ये क्या है, गलत है। अच्छा, क्या हम इसे ऐसे बना सकते हैं, एक ही गोले में ए और बी को ले लें, क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? हमको कह रहा है कि कुछ ए बाहर होने चाहिए, ये तो दोनों एक ही जगह पे हैं, मतलब एक ही गोले का पार्ट है, कोई भी ए ऐसा नहीं है जो बाहर है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हम इसे ऐसे बना सकते हैं, ए यहाँ पे और यहाँ पे आ गया बी, क्या ये सही है? नहीं नहीं, ये तो नो है। क्या है, इससे लेना देना नहीं है। आप ये देखिए कि क्या कुछ ए बी के बाहर है, आपको कि सारा का सारा है, तो कुछ तो है ही ना, अगर सारा का सारा है तो कुछ है ही। तो क्या ये डायग्राम बन सकता है सम नॉट का? यस, ये क्या होगा, इसका डायग्राम बन सकता है ना, कि इसमें कुछ ए क्या हैं, बी के बाहर दिख रहे हैं। यही डायग्राम बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, और सम नॉट की गलती इसमें बहुत बच्चे करते हैं।
तो ऐसा डायग्राम भी बन सकता है। मतलब ये क्या बता रहा है कि ए और बी का कुछ परमानेंट चक्कर नहीं है कि वो ए और बी हमेशा इस तरीके से ओवरलैप रहे और ऐसा दिख रहा है, नहीं। यहाँ ओवरलैप भी है तो फोकस किस पे है, वो पार्ट जो ओवरलैपिंग से बाहर है उस पे फोकस है, अंदर वाले पार्ट पे फोकस नहीं है। तो वही इस बात को बता रहा है कि ये डायग्राम ऐसा भी बन सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ पे अगर हम फोकस करें कि क्या इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं भाई, जो सम का सिनोनिम होगा वही यहाँ पर भी हो जाएगा, ईच ए इज़ नॉट बी, या फिर ऑल का जो सिनोनिम होगा वो भी आप लगा सकते हो, अभी उसके बारे में बात करता हूँ। अ फ्यू ए इज़ नॉट बी, 9% ए इज़ नॉट बी, सेम चीज़ें हैं और कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या हम इसे उल्टा करके लिखें तो भी बात सही है, सम बी इज़ नॉट ए, क्या ये भी बात सही है? कि मैं कह रहा हूँ सम ए इज़ नॉट बी तो आप कह रहे हो सर ये भी सही है, सम बी इज़ नॉट ए, क्या ये सही है? चेक कर लेते हैं। पहला बेसिक डायग्राम कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप बेसिक डायग्राम देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि कुछ ए बी नहीं है। क्या हम इसे ऐसे पढ़ लें कि कुछ बी ए नहीं है? पहली चीज़, हमको स्टेटमेंट में किसके बारे में जानकारी दी जा रही है? ए के बारे में, कि ए के ऊपर कंडीशन है। कंडीशन किसके ऊपर है? बी के ऊपर है क्या? नहीं, कंडीशन है ए के ऊपर, कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी के बाहर हैं, बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है ना? तो अगर मैं कहूं सम बी इज नॉट ए, इसमें सही हो रहा है तो गलत है ना? फोकस हमारा ए पे, बी की तो कोई चर्चा ही नहीं है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं, तभी तो ये डायग्राम सही हुआ है। अगर मैं कहूं सम बी इज नॉट ए, इसमें देखिए डायग्राम सही है क्या? इस वाले डायग्राम में सम बी इज नॉट ए सही होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सारा का सारा बी ए के अंदर आ गया, तो बी तो कुछ बाहर है ही नहीं। इस वजह से जो डायग्राम इसके लिए सही है वही डायग्राम इस स्टेटमेंट के लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये नॉट इक्वल है, ये दोनों चीज़ें पैरेलल नहीं चलती हैं, मतलब उल्टा सीधा एक समान इसमें नहीं है। ओके, तो आपको समझ में आया? 4 हमने अभी तक पढ़े हैं, 2 अभी और हमें और पढ़ना है, ओनली, ऑफ योर, ओनली। लेकिन इन 4 को एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सकें। पहली चीज़ हमने जो पढ़ी है वो क्या है? ऑल ए इज़ बी, ये हमने पढ़ा कैसे डायग्राम बनेगा, क्या क्या सोचेंगे। क्या हम इसे उल्टा लिखेंगे तो बात सेम ही होगी? ऑल बी इज ए, क्या सेम है? नहीं। दूसरा हमने पढ़ा क्या? नो वाला, लेकिन हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं सम ए इज नॉट बी। क्या इसका पैरेलल अगर मैं लिखूँ सम बी इज नॉट ए, क्या दोनों बातें सेम है? कि मैं कहूँ सम ए इज़ नॉट बी तो आप समझ लो सम बी इज़ नॉट ए, नहीं, ये भी क्या है? नहीं है सेम। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा नो ए इज़ बी, और अगर मैं इसे लिखूँ नो बी इज़ ए, क्या ये बराबर है? बिल्कुल, चाहे जैसे लिखे, दोनों में एक दूसरे का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ सम ए इज़ बी, और अगर मैं इसे को पलट के लिख दूं सम बी इज़ ए, क्या दोनों बातें सेम है? बिल्कुल, चाहे आप ए बी में सम कहिए चाहे बी ए में सम कहिए, बात सेम ही है, क्योंकि ओवरलैप वाले बीच के पार्ट की बात होती है और कुछ नहीं इसमें। ओके, तो ये बातें जो हमने पढ़ी और समझी हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी आपको मैं समझाऊंगा कि कंक्लूजन जब चेक करते हैं तो ये कैसे रोल प्ले करता है। ओके, आगे बढ़ूँ इससे पहले एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, आजकल के समय में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण गलतियां जो कि करते हैं। जैसे अगर मैंने आपके सामने के स्टेटमेंट लिखा, ये लिखा ऑल ए इज़ नॉट बी। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। मैं आपको अगर ऑप्शन दे दूं, पहला डायग्राम ये ए हो गया, ये बी हो गया और ऐसे नो के रिलेशनशिप। दूसरा डायग्राम ये ए हो गया, ये बी हो गया और ऐसे सम नॉट दिखा दिया। इन दोनों में से कौन सा डायग्राम सही होगा? तो ज़्यादातर बच्चे ए वाले को टिक करेंगे कि ऑल ए इज़ नॉट बी, कि सारा का सारा ए बी के अंदर नहीं है, तो ये तो नो हो गया, जो कि गलत है। ध्यान रखिएगा ये डायग्राम इसका गलत है, ये होता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट। अगर लिखा है ऑल ए इज़ नॉट बी तो कंडीशन किसके ऊपर है? ए के ऊपर, बी की बात नहीं हो रही है। तो अगर आपने कह दिया कि नो बनेगा तो आपने बी के ऊपर भी कंडीशन लगा दी। क्या लगा दी? कि अब बी भी ए नहीं हो सकता है ना? बात समझ रहे हैं? नो का मतलब क्या होगा कि ए बी का पार्ट नहीं होगा तो बी ए का पार्ट भी नहीं होगा, सेम बात है। लेकिन अगर हम बात करें ऑल ए इज़ नॉट बी की, तो
तो ये सम नॉट की तरह बनेगा, जिसमें केवल ए के ऊपर कंडीशन लगी है कि जो कुछ या सारा का सारा ए है बी के अंदर नहीं जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि सारा का सारा ए बी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप दिखा दीजिए कुछ ए क्या है बी के बाहर है, बी आ सकता है ए के अंदर। तो अगर आपने ऊपर वाला बना दिया कि ये सही है, तब आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी। अगर मैंने आपको स्टेटमेंट में कह दिया कि सारा का सारा बी क्या ए के अंदर है, तो अगर आपने ऊपर का बनाया तो कहोगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नो के साथ रिलेटेड है। लेकिन अगर आपने सही बनाया जो कि सम नॉट वाला है, तब अगर मैं कहूँ सारा का सारा बी ए के अंदर है, तो आप कहोगे बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है ऐसा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ऑल, ईच या फिर एवरी इसके साथ रिलेटेड नॉट आता है तो वो सम नॉट की तरह बनेगा, ना कि नो की तरह। इतनी बात आपको समझनी है। अब आगे बढ़ें, नेक्स्ट हम चलते हैं, बात करते हैं ओनली अ फ्यू ए इज बी की। इसका मतलब क्या है? हम इसे अगर ऐसा करें कि अगर इतना पार्ट आप ना देखो, है ना, इसे मैं काट दूँ। अगर मैं कहूँ अ फ्यू ए इज बी, इसे बनाना है तो कैसे बनेगा ये? तो आपको ये तो आसान है, अ फ्यू का मतलब होता है सम, तो ये बन गया ए बी, बन गया सम। अब अगर इसी में मैंने आगे एक और वर्ड जोड़ दिया, क्या? ओनली। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि केवल कुछ ही ए ऐसा है जो कि बी के अंदर है। बात समझ रहे हैं? उससे पहले केवल अगर फ्यू तक था, अ फ्यू ए इज बी, तब तो एक ही गोले में दोनों बन सकते थे, सम के केस में भी देखा था। लेकिन अगर मैंने ओनली लगा दिया तो इसके कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ ही ए बी के अंदर हैं, मतलब सारे के सारे ए बी के अंदर नहीं जा सकते, और सारे के सारे ए बी से बाहर भी नहीं हो सकते। कुछ बी के अंदर होंगे और कुछ बी के बाहर होंगे। मतलब ओनली अ फ्यू जब भी बात होती है तो वो दो चीज़ें पे फोकस करता है, क्या? एक तो सम पे फोकस करता है और दूसरा फोकस करता है किस पे? सम नॉट पे। मतलब ये दोनों एक साथ सही होने चाहिए कि कुछ हिस्सा ए के अंदर हो, ए का अंदर हो बी के साथ, और कुछ हिस्सा बाहर हो जिसमें बी ना हो। दोनों एक साथ सही होंगे तभी ओनली अ फ्यू बनेगा, वरना नहीं। तो अगर आप इसको ऐसे ही दिखाओगे तो आप समझ कैसे पाओगे कि ओनली अ फ्यू लिखा है कि सम लिखा है? तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए कंडीशन किसके ऊपर है? ए के ऊपर। भाई ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो जिसके ऊपर भी कंडीशन हो उस पर क्रॉस लगा करके हम दूसरे से रिलेट कर देंगे। क्या बताएगा ये क्रॉस? कि ये सारा का सारा हिस्सा इसके अंदर पूरा का पूरा नहीं जा सकता है, कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा, हमेशा ऐसे बने रहेगा। अब अगर मैं कहूँ इसको हम कितने और तरीके से सही दिखा सकते हैं। जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूँ, ये ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, क्या इसमें ओनली अ फ्यू बन रहा है? मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे ना दिखा करके ऐसे भी दिखाना चाहूँ तो क्या इसमें ओनली अ फ्यू बन रहा है? तो ये मत देखना कि बी सारा का सारा ए के अंदर है, आपको बस ये चेक करना है कि क्या कुछ ए बी के अंदर है और क्या कुछ ए बी के बाहर है। दोनों एक साथ सही होने चाहिए। तो आप कहोगे हाँ कुछ ए बी के अंदर है, भाई ये बी पूरा का पूरा अंदर है, तो यहाँ पे ए होगा इसके साथ, और कुछ ए आप देखोगे बी के बाहर है। क्या एक साथ सही हो रहा है? यस। इसका मतलब क्या है कि ये इसका पॉसिबल डायग्राम हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये सही होगा क्या ओनली अ फ्यू के लिए, तो आप क्या पाओगे? इसमें तो सारे के सारे ए बी के अंदर आ गए। सम नॉट कैसे बनेगा? मतलब कुछ ए तो बी के बाहर का होना चाहिए था, वो बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये क्या है? गलत है, ये नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ एक ही गोले में ए और बी को बना दिया, क्या ये सही होगा? आप समझ गए कि भाई इसमें तो सारा का सारा ए बी के अंदर आ गया। हमसे ये थोड़ी ना कहा कि सारा का सारा ए बी के अंदर आना चाहिए, कुछ होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या है? गलत है। इसी तरह अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्या ये सही है? आप कहोगे हाँ इसमें तो कुछ ए बी के बाहर है, लेकिन ये कंडीशन क्या कह रहा है कि कुछ ए बी के अंदर और कुछ बाहर होना चाहिए। तो सारा का सारा ए बी के बाहर तो है, तो ठीक है सम नॉट तो है, लेकिन सम की रिलेशनशिप नहीं बन रही। दोनों रिलेशनशिप बननी चाहिए, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब केवल एक ही और डायग्राम इसका बना सकते हो अगर सोचना चाहो तो, वो इस तरीके से होगा। हमेशा याद रखिएगा कंडीशन किसके ऊपर लगी है? ए के ऊपर। बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं, बी ए के अंदर भी जा सकता है पूरा का पूरा भी, तो भी डायग्राम सही होगा। ए पूरा का पूरा अगर बी के अंदर चला गया तो गलत हो गया डायग्राम, क्योंकि कंडीशन से बाउंड है। बाउंड कौन है? ए, बी नहीं बाउंड है। तो ये आपको समझना होगा ओनली या फ्यू के केस में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि है ओनली। ओनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को इससे डर लगता है, पता नहीं क्यों। ओनली का मतलब क्या है? लिखा है ओनली ए इज बी, कह रहा है कि केवल ए ही क्या है? बी है। ओनली को आप समझिए एक्सक्लूसिव केस है। एक्सक्लूसिव केस का मतलब क्या होता है? कोई भी न्यूज़ जैसे आप देखते हैं कहते हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़, मतलब वो न्यूज़ केवल उसी चैनल पे है और कहीं नहीं है, तो एक्सक्लूसिव हो गया, किसी एक के पास ही राइट है उसका।
तो ऐसे ही अगर कहा जाए ओनली ए इज बी, तो इसका मतलब ये है कि केवल बी के ऊपर जो अधिकार है किसका है, ए का है, और किसी का अधिकार बी के ऊपर ना है ना होगा। ये इसके कहने का मतलब है। तो बनता कैसे है, बनेगा ऐसे कि ओनली ए इज बी, कुछ ऐसे कि जो भी बी है वो पूरा का पूरा कहाँ से आएगा, ए के अंदर से आएगा। मतलब बी के पास जो भी गुण अवगुण हैं वो किसका पार्ट होंगे, ए के गुण अवगुण के पार्ट ही होंगे, और किसी के साथ इसकी और पेयरिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये आपको कुछ ऐसी वाइब देगा या दिखेगा ऑल बी इज ए की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टार लगा देंगे। स्टार क्या बात बताएगा कि बी हो गया एक्सक्लूसिव, कि बी अब किसी के साथ पेयरिंग नहीं करेगा। यही है ओनली ए इज बी का केस। इसका बस यही एक डायग्राम है और किसी तरीके से इसे सोचा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 2-3 स्टेटमेंट्स हों, जैसे अगर मैंने लेट्स से मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सम बी इज डी, फिर मैंने लिखा ओनली बी इज ए, फिर मैंने लिखा, या फिर कंक्लूजन के तौर पे मैंने आपसे क्या कहा कि सम डी कैन बी ए। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनको बना लेंगे। हमसे कह रहा है सम बी इज डी, तो हमने ऐसे बना लिया, कुछ बी क्या है, डी का पार्ट है। फिर मैंने लिखा ओनली बी इज ए, मतलब बी कहाँ पे है, बी जो है वो मतलब ए जो है वो कहाँ से आएगा, केवल बी से आएगा। तो अगर बनाना भी है तो हम ए को केयरफुली ऐसे बनाएंगे यहाँ पे और एक स्टार लगा देंगे, डी के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे। इसी को कहा जाता है मिनिमम ओवरलैपिंग के साथ बनाना। अब अगर ऐसा बन गया, अब मैंने क्या कहा कि कुछ डी क्या ए हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ए एक्सक्लूसिव केस है, वो केवल और केवल बी का पार्ट हो सकता है, ना तो डी के साथ आएगा ना तो किसी और के साथ आएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिविटी, किसकी, बी की। इस केस में अगर लिखा है तो ये आपका क्या है, ओनली का केस है। तो दो आपके और हो गए, ओनली या फ्यू और ओनली, जो कि थोड़ा एडवांस लेवल पे आपके पूछे जाते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 स्टेटमेंट्स हैं। एक तो ऑल, फिर नो, फिर सम नॉट, सम, ओनली, ओनली या फ्यू। इनको अगर आपने मास्टर कर लिया, बस आपके और कुछ अलग पढ़ना ही नहीं है, बस यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ओनली को कुछ और नामों से भी बुलाया जा सकता है, जैसे अलोन। अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए अलोन ए इज बी, तो मतलब ओनली की बात हो रही है। एक और होता है जो लिख देता हूँ मैं, मॉक वगैरह में पूछा जाता है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, जिसको कहा जाता है नन बट। नन बट का मतलब लिखा रहेगा नन बट ए इज बी, मतलब वही सेम चीज़ है, ओनली ए इज बी, और कुछ अलग नहीं है, ना तो कोई अलग कॉन्सेप्ट है, सेम वही चीज़ आपका आएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको उसमें और सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। तो ये आपको पूरा बेसिक आइडिया मैंने दिया है इन 6 स्टेटमेंट्स का, जिनके आधार पे ही आपका जो सिलॉजिज्म है उसके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये तो हमने स्टेटमेंट्स देखे कैसे इसको दिखा, मतलब जो स्टेटमेंट्स में जो इसको वैसे क्वांटिफायर कहते हैं, ये ऑल और सम, इनको क्वांटिफायर कहते हैं। क्वांटिफायर्स का मतलब क्या होता है ये हमने अभी समझा है, जो कि स्टेटमेंट कंक्लूजन दोनों में आते हैं। तो अगर हम ये समझ गए हैं तो अब मैंने क्या कहा, हमें दिमाग लगाना है कंक्लूजन पे, कि भाई कंक्लूजन हमें बताना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हमें निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर कह लीजिए टाइप है वो समझ लेना होगा। तो 2 तरह के कंक्लूजन हो सकते हैं। अगर कोई निष्कर्ष आप ऐसे ही मान लीजिए आपको कोई बात बोली गई, अब इंडिया की T20 वर्ल्ड कप टीम डिसाइड हो चुकी है ना। अब इसमें मैं आपसे अगर ऐसा पूछूं, कोई मैच हो रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच, मान लीजिए, या इंडिया पाकिस्तान के बीच का मैच है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच का मैच है, तो मैं आपसे पूछूं या फिर आपको बताऊं स्टैट्स के आधार पे, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक वर्ल्ड कप में 16 मैच जीते हैं, इंडिया ने केवल 10 मैच जीते हैं, तो मैं आपसे कहूँ ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, तो ये सकता है वाली क्या हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई। क्या बता रही है, पॉसिबिलिटी बता रही है कि स्टैट्स के आधार पे मैं बता सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। मैंने ये नहीं कहा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या वो पक्का है, पक्का नहीं है। क्यों, क्योंकि 10 बार तो इंडिया भी जीता है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक निष्कर्ष ऐसे निकलता है जो कि पॉसिबिलिटी बेस्ड होता है। पॉसिबिलिटी बेस्ड होने का मतलब कि जिसमें संभावना होती है कि कोई काम हो सकता है, कोई काम नहीं हो सकता, ऐसी संभावना रहती है। दूसरा स्टेटमेंट ऐसा होता है
जो कि आपका क्या होगा, एकदम 100% अथॉरिटी के साथ बोला जाएगा। अब मैं आपसे कह दूं, मान लीजिए इंडिया आयरलैंड के बीच का मैच है, मैं आपसे कहूँगा इंडिया जीतेगा। अब ये क्या हो गया, एकदम अथॉरिटेटिव कंक्लूजन हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है इंडिया नंबर 1 की टीम है, आयरलैंड का कुछ आता पता नहीं, तो इंडिया का जीतना क्या है, पक्का है। तो ये क्या हो जाएगा, एक अथॉरिटेटिव कंक्लूजन हो जाएगा। जरूरी नहीं इंडिया जीते या फिर हारे, लेकिन एक अथॉरिटेटिव कंक्लूजन कैसे होगा, या फिर एक कह सकते हैं डेफिनेट कंक्लूजन कैसा होगा, ऐसा ही होगा, जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, वो क्या है, डेफिनेट है। अच्छा, डेफिनेटनेस की बात क्या है कि डेफिनेटनेस अगर कहीं आ रही है, अथॉरिटेटिव ऐसा आ रहा है कि ऐसा होगा या ऐसा है, इस तरह की बात है, तो वो अपने साथ किसी भी तरह के एरर की संभावना लेकर के नहीं चलता है। बात समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूँ आप पास होगे, तो इसमें कोई एरर नहीं होगी, मतलब आपके पास ना होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है कि आप पास हो सकते हो, तो आप हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, दोनों चीज़ें लेकर के हम चल रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी कोई कंक्लूजन डेफिनेट होगा, बोला जा रहा है, डेफिनेटली बोला जा रहा है, जैसे इसमें देखिए लिखा है, जैसे ए सम ए इज बी, ये क्या है, डेफिनेट कंक्लूजन है, कुछ ए बी है ही है, और कुछ इसमें 3-5 नहीं है। ऑल बी इज डी, सारे के सारे बी डी के अंदर हैं, ऐसा आपको बताना है कि नहीं है। नो डी सी, कोई भी डी सी के अंदर नहीं है, तो ये क्या डेफिनेटनेस बता रहे हैं। तो ये जब आप चेक करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि हर जगह हर डायग्राम में सही होगा, तभी ये सही होगा। जैसे मैं एक पॉपुलर एग्जांपल कई बार देता हूँ, फिर से देता हूँ, मेरा नाम चंद्रहास है। अगर मैं अपना नाम आपको चंद्रहास बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो मेरे से, आपको मेरा नाम पता है, आप फेसबुक पे जाओ, वहाँ पे मेरा नाम आपको चंद्रहास दिखे, ट्विटर पे भी चंद्रहास दिखे, इंस्टाग्राम पे भी चंद्रहास दिखे, तो आप मानोगे कि भाई आपका नाम चंद्रहास है। तो ये क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, कहीं गलती नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा मेरा नाम है चंद्रहास, आप फेसबुक पे गए, वहाँ पे आपको कुछ दूसरा नाम दिख गया, है ना, ट्विटर पे गए, वहाँ पे आपको चंद्रहास दिख गया, फिर इंस्टाग्राम पे है तो वहाँ पे कोई तीसरा नाम दिख गया, तो क्या आप ये मान लोगे कि मेरा नाम चंद्रहास है? आप कहोगे सर ये तो आपका एक नाम है, आपके और भी कई सारे नाम हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने डेफिनेटली कोई बात कही है कि ये है, मेरा नाम है चंद्रहास, तो वो हर जगह सही होगी, तभी सही मानी जाएगी। एक जगह भी गलत हो गई तो वो गलत मानी जाएगी, ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ ये सही है। ये होता है डेफिनेटनेस का केस। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी का केस अगर हम लेकर के चलें, जैसे एक सम ए कैन बी, ऑल बी कैन बी आ रहा है ना साथ में, सकना वाली आपके साथ टोन आ रही है, सम डी इज नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो जब इस तरह का केस होता है, तो अगर मैंने कहा मेरा नाम चंद्रहास हो सकता है, तो अगर आपने यूट्यूब पे देखा मेरा नाम चंद्रहास है, फेसबुक पे कुछ और नाम है, ट्विटर पे कुछ और है, इंस्टाग्राम पे कुछ और है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर आपका नाम चंद्रहास नहीं है। क्यों? यूट्यूब पे तो है ही ना। मतलब कहीं एक जगह भी सही है तो मैं बोल सकता हूँ मेरा नाम ये है। लेकिन अगर कहीं भी नहीं होता, तब आप कहते कि सर आपका तो यूट्यूब से लेकर सब छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला आपका ये नाम। तो इसका मतलब कोई भी कंक्लूजन अगर पॉसिबिलिटी में पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है, तो कहीं एक जगह सही हो जाए वो सही है। हमें ये नहीं देखना कहाँ कहाँ और वो गलत है, कहाँ कहाँ से, एक जगह कहीं सही हो जाए वो सही होगा। बस यही दो छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको समझ के चलनी है। तो चलिए अब क्वेश्चन से ही समझते हैं कि जो अभी तक पढ़ा है उसको यूज कैसे करना है, कहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे सामने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हैं और कुछ कंक्लूजन्स हैं। पहली बात तो कंक्लूजन से डरना नहीं कि बहुत सारे कंक्लूजन है, क्वेश्चन कठिन है, स्टेटमेंट बहुत सारे हैं, क्वेश्चन कठिन है, इससे केवल सवाल लेंदी होता है, कठिन नहीं होता है। तो हम सबसे पहले करेंगे स्टेटमेंट्स को पढ़ के उनको जो बेसिकली हम मिनिमम ओवरलैपिंग के साथ दिखाना है वो वाला काम। तो लिखा है सम ए इज़ नॉट एम, तो हम इसको ऐसे दिखा लेते हैं, यहाँ पे ए बना देते हैं और ऐसे एम बना देते हैं। और बात किसकी हो रही है कि कुछ ए ऐसे हैं जो एम नहीं है, तो बात हो रही है इस वाले पार्ट की, ए की, जो कि बाहर है एम से। सम एम इज़ बी, कुछ एम क्या है, बी का पार्ट है, तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे। और ये एम और बी का पार्ट है, मतलब इस बीच वाले पार्ट की बात हो रही है। आप इसको हर बार ऐसे आइडेंटिफाई करें या फिर ऐसे लाइनिंग करें, जरूरी नहीं। सम का मतलब आप सीधे भी दिखाएंगे तो सम ही समझा जाएगा। ऑल बी इज पी, कि सारा का सारा जो बी है वो पी के अंदर है, तो इसको आप कुछ ऐसे दिखा दीजिए, ये आ गया आपका पी जिसके अंदर सारा का सारा बी है। नो एम इज सी, कोई भी एम क्या है, सी नहीं है, तो आप ऐसे क्रॉस करके दिखा दें कि एम और सी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप क्रॉस से भी दिखा सकते हैं और थोड़ा समय अगर बचाना चाहें तो केवल एक ऐसे सिंगल लाइन से दिखा सकते हैं कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये दिखाना जरूरी है। आप ये कभी मत सोचिएगा कि आपको तो याद रहेगा, आप नहीं भी दिखाएंगे तो इनको दूर दिखाएंगे तो काम चलेगा। तो ये जो रिलेशनशिप आप दिखाएंगे एम और सी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यही बात सिर्फ इतनी बताएगा कि एम ना तो सी के अंदर जा सकता है, ना तो सी एम के अंदर जा सकता है, लेकिन सी बाकी जगह पे ट्रेवल करने के लिए फ्री है।
ऐसा आपको समझना होगा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे और स्टेटमेंट होता कि नो सी इज डी, तब आप ऐसे दिखाते, यहाँ पे डी बना लेते और ऐसे कर देते, तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत होता? क्योंकि अब अगर आपने सिंगल एरो से ही या फिर सिंगल लाइन से ऐसे दिखा दिया, क्रॉस करके भी दिखा दिया, तो इससे ये समझ में नहीं आ पाएगा कि डी की रिलेशनशिप सी के साथ नहीं या फिर डी की रिलेशनशिप एम के साथ नहीं। मैंने फिर कहा, याद रखने वाली कंडीशन पे मत जाइए। तो कभी ऐसा है कि सी से ही मान लीजिए डी की रिलेशनशिप भी नहीं है, तो इसको ऐसे डबल करके दिखा दीजिए, तो ये पता चलेगा डी और सी के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, डी और एम के बीच में रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकती है। तो ऐसे आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम बन के तैयार है। अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है? नो ए इज बी, कोई भी ए क्या है, बी नहीं है। तो ये कंक्लूजन हमारा सबसे पहली बात है कैसा? हमने बात करी थी कंक्लूजन दो तरह के होंगे, एक डेफिनेट कंक्रीट कंक्लूजन होगा, एक पॉसिबल कंक्लूजन होगा जो कि पॉसिबिलिटी की बात करेगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ये जो कंक्लूजन है ये कैसा है? एक डेफिनेट टाइप का कंक्लूजन है, मतलब ये बता रहा है कि कोई भी ए बी का पार्ट नहीं है, एकदम पक्की बात है। तो हम यहाँ पर अब ये देखेंगे कि ये वाली बात कहाँ कहाँ पे सही है, क्योंकि डेफिनेट कंक्लूजन है तो हर जगह सही होना चाहिए। लेकिन अगर खुद ही सोचिए कि अगर आप ये देखने निकलेंगे कि ये बात कहाँ कहाँ कैसे कैसे सही है, तो कितना समय लगेगा, और वो समय आपके पास है नहीं। तो आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि अगर डेफिनेट कोई बात कही गई, जैसा मैंने पहले कहता है, एक जगह भी अगर गलत है तो गलत है, सिंपल सी चीज़ है। तो आप बस ये देखिए कि गलत कहाँ पे है। अगर ये एक जगह भी कहीं गलत मिल गया तो ये गलत है, लेकिन अगर एक जगह भी गलत नहीं मिला तभी ये सही होगा। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको गलत देखने के लिए क्या करेंगे? अब सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ बता रहा है कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और आप अगर इनके बीच में कहीं पर एक रिलेशनशिप कोई बना दें, और ये बनाने का मतलब अपने मन से कुछ भी बना देना नहीं है, ऊपर जो स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं ये वायलेट नहीं होने चाहिए, मतलब इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये गलत नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपने दिखा दिया कि ए और बी के बीच में कैसे रिलेशनशिप, सम की रिलेशनशिप बन सकती है नहीं, बन सकती है, और ऐसे बन सकती है कि ऊपर के स्टेटमेंट्स गलत नहीं है, तो इसका मतलब ये जो कथन लिखा गया है, ये जो कंक्लूजन लिखा गया है गलत है। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में अगर सम की रिलेशनशिप हो सकती है तो ये डेफिनेटली आप नहीं कह सकते ना कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। बस ऐसा वाइस एंड वर्सा करके दिमाग में सोचना है, ज़्यादा ऐसा प्रेशर नहीं लेना है कि क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो आपको अगर ये दिखाना है कि नो की रिलेशनशिप गलत कहाँ पे है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि वो सम बन रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नो को अगर दिखाना है कि ये गलत है कहाँ पे, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? सम देखना पड़ेगा। और आप देख रहे होंगे मैंने एरो कैसे लगाया है दोनों तरफ से, मतलब अगर आपको सम के रिलेशनशिप को दिखाना है, जैसे अगला क्या है, सम पी इज एम, अगर ऐसा है तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि क्या सम के रिलेशनशिप अगर बताई जा रही है डेफिनेट है, तो क्या नो के रिलेशनशिप पॉसिबल है? अगर ऐसा है तो मतलब ये गलत है। तो नो के लिए सम दिखा दीजिए, सम के लिए नो देख लीजिए, बात वही आपकी आ जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, ऑल की, तो इसका आपको अपोजिट क्या देखना होगा? सम नॉट, या फिर नो देख लीजिए, बात सेम ही है। और सम नॉट अगर है तो क्या देख लीजिए? ऑल देख लीजिए। अगर सम नॉट है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सम ए इज नॉट एम, समझिए बात को कि कुछ ए क्या है, एम नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये दिखा दिया कि सारे के सारे ए एम के अंदर जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो जाए। ये स्टेटमेंट की बात करो, मान लीजिए कंक्लूजन लिखा होता तो आपको ये चीज़ें समझ के रखनी होंगी बस, और कुछ नहीं। तो जैसे मुझे देखना है नो ए इज बी, सही है कि गलत है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन डेफिनेट टाइप का है, तो हम इसका अपोजिट देखें। क्या अपोजिट है? सम। क्या ए और बी में सम की रिलेशनशिप पॉसिबल है? तो आप कहोगे नहीं है, बेसिक डायग्राम में तो नहीं दिख रहा, दोनों दूर दूर है। तो हम बस ये देखें कि अगर, देखिएगा कैसे सोचना है दिमाग में, कोई डायग्राम नहीं बनाना, कि अगर मैं ए को बी के साथ सम के रिलेशनशिप में ला दूंगा तो कुछ गलत होगा क्या? मान लीजिए बनाना ही तो है हमें इसे, तो मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे बना दिया कि ये ए हो गया, इसके अंदर एम हो गया। हमें क्या देखना है? सम ए इज नॉट एम। देखिए अभी ए क्या है, बाहर है, बहुत सारा एम के बाहर है, और यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया, बी बना दिया, एम और बी के बीच में सम के रिलेशनशिप है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ पार्ट ए का बी के साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ए और बी के बीच में सम की रिलेशनशिप हो सकती है। अगर सम की रिलेशनशिप हो सकती है तो ये गिवन कंक्लूजन कैसे सही होगा? नहीं सही होगा, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब आप कहेंगे सर ऐसे डायग्राम बना बना के कब तक देखना पड़ेगा? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए। कैसे? आप बस इतनी बात देखिए कि अगर मैं ए और बी को आपस में मिलाऊं, सम के रिलेशनशिप बनाऊं, तो क्या कोई रोकेगा? इसमें कोई कंडीशन ऐसी है स्टेटमेंट में जो कि कहेगी नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता? क्या रोकेगा कोई? नहीं। तो अगर कोई नहीं रोकने वाला है मतलब रिलेशनशिप पॉसिबल है। जैसे एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं ये कहूं ऑल बी इज सी, ऐसा
कि सारे के सारे बी क्या है, सी में है, ऐसा। तो अगर मुझे चेक करना है कि मैं सारे के सारे बी को सी के अंदर लाऊं, तो क्या कोई रोकेगा मुझे? आप कहोगे नहीं रोकेगा। रोकेगा कौन? रोकेगा ये एम वाला पार्ट जो कि बी के साथ ओवरलैप कर रहा है। ये कहेगा भाई बाकी चले जाओ, लेकिन इतना पार्ट जो हमारे साथ ना रिलेशनशिप में, ये नहीं जा सकता सी के अंदर। क्यों? क्योंकि एम और सी की आपस में बनती नहीं है। तो अगर मैं कहूँ क्या ये आप दिखा सकते हो क्या कि सारे के सारे बी सी के अंदर जा सकते हैं या हैं, तो आप कहोगे नहीं दिखा सकते, है ना, ये रोकेगा। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, क्या कहूँ, ऑल सी कैन बी बी, कि क्या सारे के सारे जो सी हैं बी के अंदर जा सकते हैं। तो आप बस इतना सोचो कि अगर मैं ऐसा ले जाऊंगा तो कौन रोकेगा। तो आप देखिए सी को अगर बी के अंदर ऐसा बना दे दीजिए तो कोई रोकेगा क्या? कोई नहीं रोकेगा। बस एम से दूर रखिएगा, बस इतना ही करना है। तो बस ऐसे ही आपको कॉमन सेंस के साथ सोचना है। बहुत सारे बच्चे समझते क्या है, वेन डायग्राम के पीछे पता नहीं कौन उनको सिखा देता है, खुद से सीख लेते हैं और यार दोस्तों की बात समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम सीखोगे तो बहुत सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। डायग्राम तो बेटा केवल एक ही बनेगा, बाकी सारा खेल दिमाग का है, दिमाग के अंदर ही होगा। जैसे अब अगला देखते हैं, सम p इज m, कि कुछ p m है। अब आपको बस इतना देखना है कि p और m के बीच में सम के रिलेशनशिप क्या है और कैसा ये कंक्लूजन है, डेफिनेट है, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात तो हो नहीं रही। तो कह रहा है कि हमेशा p और m के बीच में सम की रिलेशनशिप होगी। तो आपको बस क्या देखना है, सम का उल्टा कहाँ नहीं होगी, क्योंकि कहाँ होगी ये देखने चलेंगे तो सदियां बीत जाएंगी। हम बस इतना देखें क्या इनके बीच में नो की रिलेशनशिप हो रही है, कहीं कुछ ऐसा मिल रहा है जहाँ पे p और m दोनों से अलग हो। तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि बेसिक डायग्राम में, तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि अच्छा p और m साथ में आपके चल रहे हैं। क्या मैं इसका नो वाला डायग्राम बना सकता हूँ कि p को अलग कर दूँ और m को अलग? मान लीजिए ऐसे मैंने बना दिया, a को मैं छोड़ देता हूँ, मतलब आप समझ के रखिएगा, बन ही रहा है। यहाँ पे मैंने बना दिया m और b के बीच में सम की रिलेशनशिप है। अगर मैं ऐसी रिलेशनशिप बनाऊँ, कैसे रिलेशनशिप बनाऊँ कि p कुछ ऐसे बन जाए कि m से क्या हो, दूर हो, तो आपको क्या बन तो गया सर, m और p के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है इसमें, मतलब ये क्या है, गलत है। नहीं। अब आप ये देखिए कोई स्टेटमेंट क्या आपने वॉयलेट कर दिया, हाँ, कौन सा, ऑल बी इज पी, सारे के सारे बी क्या है, पी के अंदर होने चाहिए। क्या यहाँ पे है? नहीं। ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट बी का क्या है, पी के बाहर है, तो स्टेटमेंट वायलेट हो गया, मतलब जो आपने बनाने को सोचा डायग्राम वो गलत है। अच्छा, अब आप कहें हम ऐसे बना देते हैं सर, फिर ये पी हो गया, बी को हम सारा अंदर रख दिए, अब तो ये बाहर हो गया ना, तो ये भी गलत है। कैसे? अब आप सेकेंड स्टेटमेंट को देखिए, सम बी इज पी, सम एम इज बी, सम एम इज बी, अब यहाँ पे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो स्टेटमेंट वायलेट नहीं करना, स्टेटमेंट आपका हमेशा सही होना चाहिए। तो आप ये समझ पाते हैं कि m और p के बीच में अगर हम नो की रिलेशनशिप बनाने जाएंगे तो बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? एक सीधा सा रीजन है कि m b के साथ रिलेशनशिप में है सम के, और सारा का सारा b p के अंदर ही तो है। तो अगर हम इसको अलग करेंगे तो m और b को अलग कर देंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये कि मैंने ढूंढने निकला कि मैं कहीं पर इस स्टेटमेंट को गलत कर सकता हूँ, कंक्लूजन को गलत कर सकता हूँ, तो मुझे मिला नहीं। मतलब ये हर जगह सही है, मतलब ये क्या है, करेक्ट है, डेफिनेट है। सम बी इज नॉट एम, कह रहा है कि कुछ बी ऐसे हैं जो कि एम नहीं है। मैंने क्या कहा, सम नॉट अगर है तो आप क्या चेक करें, ऑल चेक करें। अब हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि मैं सिर्फ इतना देखूं कि अगर मैं सारे के सारे बी को एम के अंदर अगर डाल दूं, रख दूं, तो क्या कोई स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है, देख लेते हैं। अगर मैंने ऐसे बनाया एम को और यहाँ पे ऐसे रख दिया बी को, और फिर ऐसे मैंने बना दिया पी को, मान लीजिए ऐसे मैंने कर दिया, अब क्या कोई स्टेटमेंट का वायलेशन है कि कोई स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है? तो आप कहेंगे हाँ हो तो रहा है सर। कौन सा? सम m इज b, कि कुछ m क्या है, b के अंदर है। तो वो कहाँ वायलेट हो रहा है? देखिए ना, ये वाला पार्ट जो है m का b के अंदर ही तो है, कहाँ वायलेट हो रहा है? कोई वायलेट नहीं हो रहा। सारे के सारे b p के अंदर है, वायलेशन कहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे b जो है m के अंदर जा सकते हैं। अगर सारे के सारे b m के अंदर चले गए, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया, तो ये जो कह रहा है क्या ये सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि हम अपोजिट चेक कर रहे हैं। और कॉमन सेंस से अगर आप सोचिए कि आपकी जो रिलेशनशिप है m और b की, कैसी है, सम की है। तो अभी हमने पॉसिबल डायग्राम देखे थे, हम एक गोले में भी इनको दिखा ही सकते हैं पॉसिबिलिटी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कह रहा है गलत है, m और b सम नॉट नहीं बन सकते। अच्छा, कह रहा है कि सम b इज नॉट c, कह रहा है कुछ b ऐसे हैं जो कि c नहीं है। फिर से वही काम, हम ये देखेंगे कि सारे के सारे b को क्या हम c के अंदर डाल सकते हैं, ऑल के रिलेशनशिप क्या बना सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ डाल सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये मैंने बना दिया m को, है ना, और ये मैंने बना दिया c को, और ये मैंने बना दिया b को। इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो मैंने कह तो दिया कि चले गए सारे के सारे बी सी के अंदर, लेकिन आप ये देखिए क्या कोई स्टेटमेंट का वायलेशन हुआ? हाँ, कौन से? सेकंड का। m और b के बीच में सम की रिलेशनशिप है, यहाँ पे क्या दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसका मतलब जो आपने बनाए हैं गलत है। अच्छा, अगर आप ऐसा कह दें ठीक है सर कोई बात नहीं, ये हमने बना दिया b को, इनके बीच में सम की रिलेशनशिप हो गई, ये हमने बना दिया c को,
आप तो बताइए सही है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि एम और सी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। या फिर दूसरे शब्दों में सिंपली आप इतना केवल सोच लीजिए कि जब एम और बी के बीच में सम के रिलेशनशिप है ही है, तो क्या मैं पूरे के पूरे बी को सी के अंदर ला सकता हूं बजाय कि एम को ना लाना पड़े? नहीं हो सकता। इतना पार्ट एम का आ ही जाएगा सी के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि मैं बी का बाकी का पार्ट जो बाहर का है वो तो ला सकता हूं, लेकिन इतना थोड़ा सा पार्ट हमेशा सी के से दूर ही रहेगा। तो ये जो कह रहा है कि सम बी इज नॉट सी, ये क्या है? करेक्ट है। मतलब मैं ऑल नहीं बना पाया, मैंने बी को सी के अंदर अगर डाल रहा हूं तो वो स्टेटमेंट वायलेट ही हो रहा है। इसका मतलब ऑल नहीं बन पाया, मतलब ये करेक्ट है। अच्छा, सम सी इज पी, कह रहा है कुछ सी क्या है? पी के अंदर है। फिर से वही बात, हमें क्या चेक करना है? सम है तो नो चेक कर लीजिए, क्या सी और पी के बीच में नो के रिलेशनशिप कहीं पर भी है? तो मैं बेसिक डायग्राम में ही देख रहा हूँ सी और पी आपस में काफ़ी दूर है। इसका मतलब कि ये हर जगह बात सही नहीं है, एक जगह गलत है, और ये गलत है तो गलत ही रहेगी, इसको आप काट दीजिए। सिंपल सी बात इतनी है कि अगर आप डेफिनेट कंक्लूजन को चेक कर रहे हैं तो हर जगह गलत होनी चाहिए। तो आपको क्या चेक करना है कि वो एक जगह कहां पर गलत है, बस इतना चेक कर लीजिए। अगर वो एक जगह कहीं पर भी गलत है मतलब वो गलत हो गई, लेकिन अगर वो एक जगह गलत मिली ही नहीं तभी वो सही है। और अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, जब पॉसिबल कंक्लूजन आएगा अभी आगे देखेंगे, तो वो एक जगह बस सही होनी चाहिए। अभी मैंने क्या कहा? पॉसिबिलिटी का मतलब एक जगह भी सही है, मतलब सही कह रहा हूँ, बस इतना ही बात है। और कुछ इसमें करने नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत सारे डायग्राम्स को बनाने की बात नहीं, केवल कॉमन सेंस की बात है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और बेसिक डायग्राम बनेंगे। सम वाई इज जे, कुछ वाई क्या है? जे है। ये वाई आ गया और ये जे आ गया। ओनली अ फ्यू सी इज जे, कह रहा है कि केवल कुछ ही सी क्या है? जे है। तो ये ध्यान रखिएगा, कंडीशन किसके ऊपर है? ओनली अ फ्यू सी के ऊपर है। तो सी पूरा का पूरा नहीं जा सकता जे के अंदर, इसलिए क्रॉस हमने इधर से लगाया है। नन वाई इज ए, कह रहा कोई भी वाई क्या है? ए नहीं है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। सम ए इज नॉट सी, अब आपने मान लीजिए ऐसे बना दिया, ये वाई और ए, सम ए इज नॉट सी। बेसिक डायग्राम बनाना है तो कई बार आपको ऐसा सुधार भी करना पड़ सकता है। अब हमको ए को दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे, कुछ ए सी से बाहर है और ए और वाई के बीच में नो के रिलेशनशिप है। तो ये हमारा कुछ ऐसा बेसिक डायग्राम बना। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। लिख रहा है सम वाई इज नॉट सी, कुछ वाई ऐसा है जो कि सी के बाहर है। तो हमें क्या चेक करना है बेटा? हमें चेक करना है कि क्या सारा का सारा वाई सी के अंदर जा सकता है। सम नॉट है तो क्या चेक करेंगे? ऑल। अगर ये कहीं पर भी जा सकता है, एक बार भी अगर चला गया, मतलब ये गलत है। तो क्या मैं वाई को, यहाँ पे देखिए वाई है, सी के अंदर अगर ले जाऊँ, अब केवल सोचना है, मैं बना नहीं रहा हूँ, कौन रोकेगा? सिर्फ इतना सोचिए कि अगर मैं पूरे के पूरे वाई को उठाऊं और सी के अंदर ले जाऊं तो कौन रोके? आपको कि सर ये वाई वाला ना, ये नो की रिलेशनशिप है ए के साथ, तो बेटा सी के साथ तो नहीं ना इसकी रिलेशनशिप। आप ऐसे वाई बनाना चाहें ऐसे अंदर बना दें, इसके साथ थोड़ा सा ओवरलैप कराते हुए बन जाएगा। हाँ, मतलब वाई पूरा का पूरा सी के अंदर जा सकता है एक डायग्राम में। तो अगर ये एक डायग्राम में कहीं सही हो रहा है, ये जो ऑल वाला है, तो ये क्या होगा? गलत ही होगा। मतलब ये हर जगह सही नहीं है, गलत भी है कई जगह। और डेफिनेट है अगर कोई बात तो हर जगह सही होनी चाहिए। ये एक जगह गलत है मतलब गलत है। फिर देखिए लिखा है ऑल ए कैन बी जे, सारे के सारे जो ए हैं क्या वो जे के अंदर जा सकते हैं? अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा है? कैन बी। कैन बी का मतलब जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी। तो आपको क्या देखना है? एक जगह जो भी ये कह रहा है, जो भी ये कह रहा है, क्या वो एक जगह पॉसिबल है? तो आप सिंपल सोचिए कि ए कहाँ नहीं जा सकता। तो आप कहेंगे सर ए केवल सी के अंदर पूरा का पूरा नहीं जा सकता, ए वाई के अंदर नहीं जा सकता, नो के रिलेशनशिप है। लेकिन जहां तक बात जे की है तो ये जे के अंदर जा सकता है। अब आप कहोगे सर ये तो गलत हो जाएगा, चलो इसको बना के दिखाते हैं। मान लीजिए ये मैंने बना दिया जे और ये मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया सी, और ये क्या है? ओनली ऑफ यू से। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया ए को। अब आप कहोगे सर सी के साथ तो रिलेशनशिप बनी नहीं रही। तो बेटा ये सी के साथ रिलेशनशिप भी कैसी है? देखिए सम नॉट की है। और सम नॉट की रिलेशनशिप मैंने आपको बताया है, आप दोनों को दूर दूर भी बना सकते हैं, क्योंकि सम नॉट का मतलब ए पूरा का पूरा सी के अंदर नहीं है, एक कदम भी नहीं है तो भी काम चलेगा। तो ए चला गया ना जे के अंदर पूरा का पूरा, मतलब ये क्या है? करेक्ट है। बस इतना ही देखना है। पॉसिबल वाला कंक्लूजन तो एकदम आसान होता है, जो कह रहा है बस वही बना के देख लो, वो बन गया अगर तो सही है, नहीं बना तो गलत है। लिखा है ऑल सी कैन बी वाई, सारे के सारे जो सी हैं क्या वो वाई के अंदर जा सकते हैं? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसको बहुत सारे बच्चे शुरुआत में गलत करते हैं। अब इसको सारे बच्चे कहेंगे कि हाँ ये वाला तो गलत है। क्यों? क्योंकि सोचना कैसे है कि मैं क्या सारे के सारे सी को वाई के अंदर ले जा सकता हूँ? कौन रोकेगा? अब सिर्फ इतना सोचिए, सी पूरा का पूरा कहाँ नहीं जा सकता? तो जे के अंदर नहीं जा सकता।
लेकिन जहां तक बात y की है तो वो हमें पता नहीं है, मतलब c जा सकता है। लेकिन आप कहोगे 1 मिनट सर, यहां पर आप देखोगे कि ये a की रिलेशनशिप y के साथ तो है नहीं, और a और c में जो रिलेशनशिप है ये वाला पार्ट तो जाएगा नहीं y के अंदर, तो इसका मतलब नहीं जा सकता। बस यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की क्या बात है कि ये जो c वाली बात हम कर रहे हैं ना a के साथ, ये कैसी है, सम नॉट की है। मतलब a और c में कोई रिलेशनशिप नहीं है ना, तो हमें पता है, बस इतना पता है a वाला c के अंदर पूरा का पूरा नहीं जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं जैसे शुरुआत में बनाया था ऐसे भी बनाऊंगा ये, तो भी सही है, ये भी बेसिक डायग्राम सही है। क्यों? क्योंकि a और c में सम नॉट की रिलेशनशिप है, पूरा भी a बाहर रहेगा तो सही है। इसका मतलब कुछ भी इनके बीच में कॉमन नहीं है, सम की रिलेशनशिप नहीं है कि आप कहोगे नहीं कुछ पार्ट तो हमेशा ही रहेगा a का c के साथ, नहीं। तो इसका मतलब कुछ पार्ट रह भी सकता है और हमें उसके बारे में कोई एग्जैक्ट डिटेल नहीं है, सम नॉट रिलेशनशिप है, तो मतलब हम सी को ले जा सकते हैं। एक डायग्राम ऐसा बन सकता है कि सी वाला चला जाए वाई के अंदर, तो वो अगर बन सकता है तो ये क्या है, करेक्ट है। सॉरी, थर्ड वाला क्या है, करेक्ट है। बस इसको ध्यान रखिएगा सम नॉट के केस में। फिर से मैं बता दूं, मान लीजिए कुछ ऐसा बना हुआ है, ए और बी के बीच में सम नॉट का रिलेशनशिप है और यहाँ पे क्या है, सी है ना, कुछ ऐसे रिलेशनशिप आ रही है। अब सम नॉट का रिलेशनशिप होने का मतलब ए केवल बी के अंदर पूरा का पूरा नहीं जा सकता, ए केवल बी के अंदर पूरा का पूरा नहीं जा सकता। मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया कि बी और सी के बीच में नो की रिलेशनशिप है, मैं कहूँ ए क्या सी के अंदर पूरा का पूरा जा सकता है, तो आप कहोगे हाँ जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सम नॉट है, तो दोनों अलग अलग भी बन सकते हैं एक डायग्राम में, और अगर अलग बन गए तो ए पूरा सी के अंदर जा सकता है, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अगर इनके बीच में सम नॉट की जगह सम की रिलेशनशिप होती, तब मैं कहता कि क्या ए सी के अंदर पूरा का पूरा जा सकता है, तो आप कहते नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अब ए अलग हो ही नहीं सकता बी से। अलग कैसे होगा? अलग होगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये बस ध्यान रखिएगा। अब हम अगले कंक्लूजन पे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल सी कैन बी जे, क्या सारा का सारा सी जे के अंदर जा सकता है? तो आप केवल ये सोचो एक बार क्या ऐसा हो सकता है, मान लीजिए मैंने कह दिया चलो ये ऐसे पहुंच गया सी अंदर, तो आप कहोगे हो तो सकता है सर, लेकिन आप अगर सेकंड वाले स्टेटमेंट को देखो जो कि क्या कहता है, ओनली अ फ्यू सी इज जे। अभी ओनली अ फ्यू के बारे में क्या बताया था कि इसका मतलब सी पूरा का पूरा जे के अंदर नहीं जा सकता, ना तो पूरा का पूरा जैसे बाहर रह सकता है, कुछ पार्ट जे के साथ रहेगा और कुछ पार्ट जे के बाहर रहेगा हमेशा। तो अगर ऐसा हो रहा है कि सारा का सारा सी जे के अंदर पहुंच गया, तो बाहर वाला तो कोई पार्ट बचा ही नहीं। इसीलिए तो हमने ये क्रॉस भी लगाया था कि सी पूरा का पूरा जे के अंदर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब कि क्या सारा का सारा सी जे के अंदर जा सकता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब पॉसिबिलिटी में हम इसका एक भी डायग्राम नहीं बना सकते। फिर लिखा है सम जे आर नॉट ए, कुछ जे ऐसे हैं जो कि ए नहीं है। क्या ये सही है? तो आप सिर्फ इतना सोचो कि जे वाला क्या पूरा ए के अंदर जा सकता है, देख लेते हैं भाई। अब आप सिर्फ इतना सोचो कि अगर मैंने जे को पूरा का पूरा ए के अंदर डाला, तो क्या कुछ पार्ट वाई का आ जाएगा इसके साथ? हाँ। क्यों? क्योंकि वाई और जे में सम की रिलेशनशिप है। तो अगर मैं जे को ऐसे कहूँ पकड़ के उठा के ए के अंदर पुट कर दूं, तो वाई वाला पार्ट भी पहुंच जाएगा, और हमें क्या पता है वाई और ए में नो की रिलेशनशिप है। तो क्या मैं कोई एक डायग्राम भी ऐसा बना सकता हूं जिसमें जे पहुंच जाए ए के अंदर और स्टेटमेंट वायलेट ना हो? नहीं बना सकते। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, सम की रिलेशनशिप है, वाई आ ही जाएगा। तो अगर एक भी डायग्राम हमारा ऑल वाला नहीं बन सकता है जे के लिए, तो इसका मतलब ये क्या है, हर जगह ये सही होगा। फिर लिखा है ऑल जे कैन बी वाई, क्या सारे के सारे जे वाई हो सकते हैं? अब अगर सम की रिलेशनशिप है वाई और जे के बीच में, तो भाई एक गोले में भी तो आप इनको ऐसे बना ही सकते हो ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। मतलब जो कहा जा रहा है वो क्या है, करेक्ट है, इनमें कोई डाउट नहीं। तो ऐसे आपको शुरुआत में क्या होगा ना कि आप सोचो कि शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस हमारे गलत हो रहे हैं, अब आप केवल कॉमन सेंस से धीरे धीरे करके एक एक स्टेट कंक्लूजन को पकड़ना, उनको सोचना, और आप देखोगे केवल एक ही डायग्राम आपको बनाना है और दूसरा कोई डायग्राम बनाना नहीं। सिंपल चीजें सोचनी है और उसी से आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो शुरुआत की 5-6 स्लाइड्स हैं जिनमें कॉन्सेप्ट है, उन्हें अगर आप सही से समझ रहे हो, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि सम नॉट का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता ही नहीं है कि अच्छा ये ऐसे भी बन सकता है, तो आप कहाँ से सही करोगे? नहीं सही कर सकते। तो आपको यही लगेगा कुछ पार्ट इसका इसके साथ और कुछ पार्ट बाहर है। भाई ये तो ओनली अ फ्यू की कंडीशन है ना। सम नॉट का मतलब है कि ए का कुछ पार्ट बी के हमेशा बाहर है, चाहे पूरा का पूरा ए बाहर रहे तो भी क्या है, करेक्ट ही है। तो ऐसे आपको अपना जो सोच विचार है बदलना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अब इसमें कंक्लूजन्स हैं, एक एक करके चेक करेंगे। लिखा है सबसे पहले स्टेटमेंट्स देखते हैं। सम एप्पल इज ऑरेंज, हम ऐसे बना लेते हैं, कुछ एप्पल क्या है, ऑरेंज है। ऑल बनाना इज ऑरेंज, अब देखो क्या करें, सारे के सारे बनाना क्या है, ऑरेंज है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, ये ऑरेंज हो गया। बनाना चूंकि इसके अंदर ही आ रहा है, ये ऐसा बन गया। सम एप्पल इज नॉट कीवी, कह रहा कुछ एप्पल ऐसे हैं
जो कि कीवी नहीं है, तो ये कुछ ऐसा बन गया। हमेशा ध्यान रखें कि जिसके साथ सम नॉट है ना, क्योंकि आपको जब डायग्राम मिलेंगे तो एक सिंगल डायग्राम तो मिलेगा नहीं केवल ऐसे कि ए और बी ही है, इसमें बहुत सारे और भी ओवरलैपिंग होते रहेंगे, तो इसके साथ ही सटा करके इसको ऐसे बनाइएगा ताकि समझ में आए कि एप्पल कीवी के बीच की रिलेशनशिप सम नॉट की है, ये आपको समझ के रखना है। अब पहला कंक्लूजन देखते हैं, लिखा है सम एप्पल इज बनाना, करा कुछ एप्पल क्या है बनाना है। अब देखो ये डेफिनेट कंक्लूजन है आपका, बिल्कुल। अब आपको क्या चेक करना है, सम बोला है तो नो चेक कर लीजिए बन रहा है क्या। अगर नो कहीं बन गया मतलब गलत है, और नो कहीं नहीं बना मतलब सही है। तो मैं बेसिक डायग्राम में देखूं तो बनाना और एप्पल के बीच में नो बन रहा है, नो का मतलब इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो मतलब ये करेगी हमेशा एप्पल और बनाना के बीच में ओवरलैपिंग रहेगी। क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, गलत है। बस अगला क्वेश्चन, नो बनाना इज कीवी, कह रहा बनाना और कीवी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं। आप कहोगे ये तो सर सही है, क्यों, ये तो दूर दूर है। मैंने क्या कहा, ये चेक करो ही नहीं, डेफिनेट वाले में ये चेक करो ही नहीं कि वो कहाँ कहाँ सही है, आपको ये चेक करना है कि कहाँ गलत है। तो कहाँ गलत होने का मतलब, नो है तो क्या चेक करेंगे, सम, क्या बनाना और कीवी के बीच में सम के रिलेशनशिप पॉसिबल है। अब आप केवल इतना सोचो, फॉर एग्जाम्पल मैं कीवी को यहाँ से हटा देता हूँ, मैं कीवी को यहाँ बना लेता हूँ। अब आपको क्या गलती है, कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया, सर ये वाला गलत हो गया, सम एप्पल इज नॉट कीवी। कहाँ गलत हुआ भाई, एप्पल और कीवी के बीच में कोई यहाँ पे सम नॉट की रिलेशनशिप है, अभी भी तो है, एप्पल पूरा का पूरा बाहर है कीवी से, है तो रिलेशनशिप, लेकिन इसको बनाने से बनाना और कीवी के बीच में सम की रिलेशनशिप आ जाती है। तो ये कह रहे हैं नो एप्पल इज कीवी, तो क्या ये सही होगा, नहीं भाई, कीवी चाहे तो पूरा का पूरा बनाना के अंदर चला जाए, ये तो मैंने तब भी दिखा दिया, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ इसके अंदर ऐसे बना दूँ कीवी को, तब भी तो सही होगा, कोई स्टेटमेंट वायलेट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है गलत है। अगला देखते हैं, लिखा है ऑल कीवी कैन बी एप्पल, सारे के सारे कीवी के एप्पल के अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों का कॉन्सेप्ट कमजोर होता है, कहेंगे ये तो गलत है, क्यों सर, ये तो सम नॉट रिलेशनशिप है, लेकिन किसकी तरफ से, एप्पल की तरफ से, कीवी की तरफ से नहीं। अगर ये एप्पल है और ये कीवी है, क्या ये वाला स्टेटमेंट गलत हो रहा है क्या, सम एप्पल इज नॉट कीवी, मान लीजिए बना दिया, सारा का सारा कीवी एप्पल के अंदर चला गया, नहीं गलत हो रहा ना, क्यों, एप्पल तो अभी भी देखिए कितना सारा बाहर है कीवी से, यही तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको ये देखना है रिस्ट्रिक्शन किसकी तरफ से है, एप्पल की तरफ से है, एप्पल नहीं आ सकता कीवी के अंदर पूरा, कीवी जा सकता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, लिखा ऑल कीवी कैन बी ऑरेंज, क्या सारे के सारे कीवी ऑरेंज हो सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कीवी एप्पल से अलग हो सकता है, और कीवी कहीं भी जा सकता है भाई, ना तो ऑरेंज के साथ इसकी नाराजगी है, ना तो बनाना के साथ है, एप्पल के साथ भी कीवी की नाराजगी नहीं है, एप्पल की नाराजगी कीवी के साथ है, कीवी तो तैयार है, हम एप्पल के अंदर भी पूरा चले जाएंगे। तो इसका मतलब ऑल कीवी कैन बी ऑरेंज अगर लिखा है तो कीवी पूरा का पूरा ऑरेंज के अंदर आ सकता है, ये बात करेक्ट है। देखो मैं कोई और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें आप देखेंगे स्टेटमेंट का, आप कहेंगे अच्छा सर दो ही स्टेटमेंट है क्या, नहीं, कई बार एग्जाम में आपको ऐसे ही स्टेटमेंट दिखते हैं, दिखने में तो लगेगा कि अच्छा दो ही लाइन है, लेकिन इसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स दिखेंगे, ये सेमी कॉलन के थ्रू अलग हो रहे हैं, एक साथ नहीं है, सम एम इज एन है, सम एन इज नॉट ए है, नो ए इज डी है, और ऐसे 4 स्टेटमेंट्स हैं, और कंक्लूजन्स आपको कई सारे हैं ताकि प्रैक्टिस आपकी बनी। तो अब अगर हम देखें, पहला कह रहा है सम एम इज एन, इसको हमने ऐसे बना दिया, सम एन इज नॉट ए, कह रहा कुछ एन ऐसा है जो कि ए नहीं है, ये हमने ऐसे बना दिया, नो ए इज डी, कोई भी ए क्या है, डी नहीं है, ओके, ऑल ए इज बी, कह रहा है कि सारा का सारा जो ए है वो बी के अंदर है, तो ये कुछ ऐसा बन गया, ओके। अब आते हैं, ये बेसिक डायग्राम बना, अब कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन, सम एम इज ए, करेक्ट, कुछ एम क्या है, ए है। अब आप खुद सोचिए कि हमसे डेफिनेट कंक्लूजन पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है, तो नो बना के देखना है कि बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है। बेसिक डायग्राम में एम और ए देखिए काफी दूर दूर है, नो की रिलेशनशिप बन रही है, मतलब ये क्या सही होगा, गलत होगा, एक जगह तो गलत है, हर जगह गलत है। सम बी इज एन, करेक्ट, कुछ बी क्या है, एन है, तो मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे बी और एन के बीच में नो की रिलेशनशिप आपको देखनी, क्या नो की रिलेशनशिप बनेगी, अगर बन गई तो गलत है, और नहीं बनी तो सही है। तो आपको के साथ नहीं बनी, क्यों, यहाँ पे ए वाला पार्ट तो है ना एन के साथ, और बी वाला पूरा उसके साथ है, जैसा हमने पहले क्वेश्चन देखा था, तो हमेशा रहेगा, यही तो बात है। आपको ये देखना है कि ये एन और ए कैसे रिलेटेड है सम नॉट से, तो इसका मतलब ये है कि हम एन और ए को ऐसे भी तो बना सकते हैं बेटा, अलग अलग, और अगर ऐसे बन गया तो देखिए बी और एन के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी, नहीं रहेगी, मतलब नो की रिलेशनशिप एन और बी के बीच में बन गई, तो क्या ये सही है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये कह रहा है बी और एन के बीच में हमेशा सम की रिलेशनशिप रहेगी, नहीं रहेगी।
तो ऐसे आपको बस सोच रहा है, सम नॉट को ध्यान रखना है। लिखा है नो n इज d, कह रहा कोई भी n क्या है, d नहीं है। फिर से वही सम नॉट वाला कॉन्सेप्ट ही आ रहा है। अब आप सिर्फ इतना सोचो कि अगर मैं n को अगर ले जाऊं d के पास, नो के रिलेशनशिप कह रहा है ना, क्या मैं थोड़ा सा पार्ट d का यहाँ पे n के साथ रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। थोड़ा क्या, मैं n को पूरा भी रख सकता हूँ d के अंदर। क्यों? क्योंकि n और a में रिलेशनशिप जो आ रही है वो सम नॉट की है, सिंपल सी बात है। तो n का वो पार्ट जो a के बाहर है हमेशा d के पास रहेगा ही रहेगा, मतलब सम के रिलेशनशिप बन सकती है। अगर सम की रिलेशनशिप n और d के बीच में बन रही है तो ये जो कह रहा है कि नो की रिलेशनशिप रहेगी हमेशा, बात गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। फिर लिखा है सम b इज नॉट d, कह रहा कुछ b ऐसा है जो कि d के पार्ट में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सम नॉट है तो ऑल बना के देखो। फिर से मैं लिख देता हूँ, अगर सम है तो क्या चेक करो, नो चेक करो, और नो है तो सम चेक करो। अगर ऑल है तो क्या चेक करो, सम नॉट चेक करो, और अगर सम नॉट है तो ऑल चेक करो। अब कह रहा है कि सम बी इज नॉट डी, कह रहा है कुछ बी ऐसे हैं जो कि डी के बाहर है। मैं क्या कहूँ, सारे के सारे बी को डी के अंदर ला के देखो, ला सकते हो क्या आप? मतलब ऑल बना के देखो। सारे के सारे लाने का मतलब क्या है कि मैं ये चेक करूंगा ऑल बी इज डी हो सकता है कि नहीं। तो मैं अगर सोचो कि पूरा बी को लेकर के आना चाहूँ डी के अंदर, आ सकता है? नहीं। क्यों? ए डी के बीच में नो के रिलेशनशिप है। ये वाला जो पार्ट है ना ए का, ये कहेगा हम तो नहीं जाएंगे, हमारी लड़ाई है। तो इसका मतलब मैं कभी भी पूरे के पूरे बी को डी के अंदर नहीं ला सकता, किसी भी डायग्राम में नहीं ला सकता। लाऊंगा तो स्टेटमेंट हो जाना है गलत। तो इसका मतलब ये जो कह रहा है ये क्या है, करेक्ट है। इतना पार्ट जो ए वाला है हमेशा बी के क्या रहेगा, बाहर। अब अगला है सम एन इज नॉट बी, कि कुछ n ऐसे हैं जो b के बाहर हमेशा ही रहेंगे। तो हमको क्या चेक करना है, क्या मैं सारे के सारे n को b के अंदर ले आ सकता हूँ? तो अगर मैं n को कहूँगा कि b के अंदर ले आ सकता हूँ, अगर नहीं जा सकता सर, क्यों? क्योंकि n वाला पार्ट पूरा का पूरा a के अंदर नहीं जा सकता। गलती आप कर रहे हैं। फिर से आपको कह रहा है कि क्या n वाला पार्ट पूरा का पूरा b के अंदर जा सकता है, ये चेक करना है। तो अगर सिंपल सी बात है कि मैं मान लीजिए ऐसे मैंने बना दिया b को, और यहाँ पर मैंने बना दिया n को, और ऐसे बना दिया a को, और n क्या है, पूरा का पूरा ए के अंदर नहीं है। क्या ये गलत है? क्या कोई स्टेटमेंट गलत है? बाकी भी आप बना सकते हो, कोई सर एम नहीं बना वो तो आप बना दो, यहाँ से एम बना दो, फिर डी बना दो, बन जाएगा। लेकिन अगर मैं सारे के सारे एन को बी के अंदर ले आऊँ तो भी गलती नहीं होगी। ये वाला पार्ट एन का ए के अंदर नहीं जाना चाहिए, बी के अंदर जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऑल बन सकता है ना। जैसे ये वाला आपका क्या था, करेक्ट था, लेकिन इसका ऑल बन सकता है तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। मतलब एक जगह ये गलत हो गया, एक जगह गलत मतलब गलत। लिखा है ऑल डी कैन बी, क्या सारा का सारा डी बी के अंदर जा सकता है? फिर से आपको ये सोचना है कि अब कैन बी वाला केस है तो जो कह रहा है बस वही करके देख लो कि मैं डी को अगर लेकर के जाऊं बी के अंदर तो कोई गलती हो गया। मान लो ऐसे मैंने बना दिया डी को, यहाँ पे नो के रिलेशन ए से दूर रखो, और क्या। ये तो है नहीं कि सर जगह की कमी है, वो तो आपके फ्री हैंड पे इतना बड़ा सा ऐसे बी बना लो। तो डी क्या बी के अंदर पूरा का पूरा जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, ये करेक्ट है। लिखा है सम एन इज नॉट ए डी, कह रहा है कुछ एन ऐसा होगा जो कि डी का पार्ट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसको क्या करके आते हैं, सही है जबकि ये गलत है। कैसे? सिर्फ इतना सोचिए कि क्या मैं n को पूरा का पूरा d के अंदर ला सकता हूँ, यस और नो, बस इतना सोचिए। आपको नहीं ला सकते, क्यों? a और d के बीच में नो की रिलेशनशिप है, और ये वाला पार्ट आप देखिए सर कैसे आ सकता है। हमेशा याद रखिए सम नॉट है तो ये अलग अलग बन सकता है, मतलब n a से दूर बन सकता है, और n अगर दूर है तो d के अंदर पूरा का पूरा जा सकता है, कोई नहीं रोकेगा। तो एक डायग्राम ऐसा बन गया ना, जब n आपका पूरा का पूरा d के अंदर पहुंच सकता है। अगर हो सकता है तो क्या है, गलत है। कि हमेशा सारे के सारे n जरूरी नहीं डी के बाहर है, डी के अंदर पूरा का पूरा n भी जा सकता है। फिर लिखा है ऑल बी कैन बी m, सारे के सारे जो b हैं क्या वो m के अंदर जा सकते हैं? अब आप सिर्फ इतना सोचिए कि अगर मैं b को पूरा का पूरा m के अंदर ले जाऊं तो कौन कहेगा कि नहीं ले जा सकते? कोई रोकेगा नहीं। नो की रिलेशनशिप तो डी के साथ है, b तो पूरा का। अब आप ये कह सकते हो सर इसका गोला छोटा इसका गोला बड़ा है, तो आपके ऊपर है भाई। m मैंने ऐसे बना लिया, m बन गया, यहाँ पे m आ गया, यहाँ पे n आ गया, ऐसे ये a हो गया, और ऐसे करके b बना दिया। आप ये कहोगे सर ये कैसे, यहाँ तो सम की रिलेशनशिप है। तो पॉसिबल डायग्राम बना रहना, मतलब अगर पूरा का पूरा n भी आपका अंदर चला जाएगा तब भी क्या है, सम की रिलेशनशिप m और n में तो बनी ही रहेगी। तो इसका मतलब पूरा का पूरा b चला भी जाएगा। बस ये देख लीजिए कोई रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, मतलब क्या है, करेक्ट है। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, कई सारे क्वेश्चंस इसमें मैंने आपको करवाए, 15-20 आप मतलब क्वेश्चंस क्या कंक्लूजन्स करवाए हैं। तो आप ये समझ पाएंगे इससे कि आपको कैसे अपनी थिंकिंग को डेवलप करना है, क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। अगर कंक्लूजन आपका डेफिनेट है, इज है, आर है, तो इसका मतलब क्या है, आपको ये देखना है कि वो कहाँ पे गलत है। अगर वो एक जगह भी गलत मतलब गलत ही है। और अगर आपका जो कंक्लूजन है वो पॉसिबल है, जैसे ये वाला था, जैसे ये वाला था, तो जो कह रहा है वो करा के देख लो।
अगर वो जो कह रहा है वो एक जगह भी सही है तो सही है, बस इतना ही चेक करना और कुछ नहीं चेक करना ऐसा। और आपको गलत के लिए भी क्या चेक करना है ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक आपके सामने और यहाँ पे क्वेश्चन है जिसको मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ, इसको करके कमेंट में बताइएगा कि कौन सा कंक्लूजन इसका करेक्ट है। अभी तक हमने जो बात करी वो सिंपल स्टेटमेंट कंक्लूजन की थी, लेकिन इसका एक पार्ट और है जिसको हम क्या कहते हैं, आइदर और। एग्जाम में पूछा भी बहुत जाता है, आइदर और के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वो अगर हम समझ लें तो हमारा सिलॉजिज्म लगभग पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी एग्जामिनर या एग्जाम में लिख करके नहीं आएगा कि इसमें आइदर और है कि नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट का पार्ट है। आपको कंक्लूजन लिखा रहेगा, आपको चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और फिर आइदर और है तो वो बताना पड़ेगा। अलग से लिख के नहीं देगा कि आइदर और है तो ढूंढ करके निकालो। तो आइदर और की कंडीशन हमें समझनी पड़ेगी। आइदर और का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ आइदर और का मतलब ये है कि दो कंक्लूजन्स आपके सामने हैं, उनमें से कोई एक सही होगा और दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं कहूँ आइदर राम और श्याम केम, इंग्लिश में जैसे कहते हैं या तो राम या तो श्याम आया था। मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछूं, क्या दोनों आए थे? नहीं, दोनों आ ही नहीं सकते। लेकिन आइदर राम और श्याम केम, या तो राम या श्याम आया था। क्या दोनों नहीं आए थे? तो ये भी गलत है। दोनों में से कोई एक आया था, हाँ ये सही है। फिर मैं आपसे कहूं क्या राम आया था? क्या राम आया था? तो आप कहोगे नहीं पता। मैं कहूं क्या श्याम आया था? तो आप कहोगे ये भी नहीं पता। इन दोनों में से कोई एक आया था बस ये पता है, कौन सा आया था ये नहीं पता। तो ये होती है आइदर और की कंडीशन। ना तो दोनों आएंगे एक साथ, ना तो दोनों नहीं आएंगे एक साथ, दोनों में से कोई एक आएगा लेकिन कौन आएगा ये नहीं पता। तो ऐसी कंडीशंस आपके सामने बनती हैं कंक्लूजन्स में, जहां पर आपको ये तो नहीं पता है कि दोनों कंक्लूजन्स में से कौन सा गलत है या कौन सा सही है, लेकिन एक सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा ये पता, या एक गलत होगा तो दूसरा सही हो जाएगा ये पता है। तो कंडीशन आप कैसे चेक करोगे? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली यहाँ पे आपके सामने 3 कंडीशंस हैं, बस इनको ध्यान में रखना होगा। पहली कंडीशन है कि दोनों कंक्लूजन्स इंडिविजुअली आपके क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। जब आइदर और चेक करना है, दो आपके सामने कंक्लूजन्स लिखे गए हैं, तो आपको ये चेक करना है कि क्या दोनों कंक्लूजन्स इंडिविजुअली गलत हैं। क्योंकि अगर एक कोई सही हो गया, लेट्स से ये सही आपने कह दिया, ये गलत कह दिया, तो आइदर और का कोई केस ही नहीं है। कह रहा है कि राम और श्याम में से कोई एक आया है और आपको पता चल गया राम आया है, तो ये तो केस बना ही नहीं ना कि श्याम आया है कि नहीं आया है। तो दोनों कंक्लूजन्स अगर गलत होंगे, मैंने कहा राम आया तो आपने कहा गलत है, मैंने कहा श्याम आया तो आपने कहा गलत है, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि राम आया या फिर श्याम आया, दोनों में से कोई एक आया है। लेकिन अगर एक कोई आ गया है तो चेक करने की बात ही नहीं है ना। तो दोनों कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम, मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट है, मतलब राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा है, क्या ऐसे लिख दिया मैंने सम ए इज बी, फिर मैंने लिख दिया नो ए इज बी, ऐसे। तो ये एलिमेंट का मतलब ए और बी के बारे में बात हो रही है, लेकिन मैंने लिख दिया सम ए नो ए सी, तो ये एलिमेंट सेम नहीं हुए, है ना। यहाँ पे ए तो सेम है लेकिन बी और नीचे सी है, तो इधर और कैसे आप करोगे, नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब यहीं पर बात आती है जो अभी हमने सबसे शुरुआत में पढ़ा था, क्या चीज़ें पैरेलल होंगी, मतलब उल्टा सीधा एक समान, और क्या चीज़ें उल्टा सीधा एक समान नहीं है। जैसे अभी हमने बात करी थी कि अगर मैंने लिखा ऑल ए इज बी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ये भी कह दो कि ऑल बी इज ए, ये तो नहीं होगा ना मतलब। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी ऑल आता है ना, तो उसके साथ आपको एलिमेंट सेम के साथ में एकदम नीचे नीचे की चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जो भी हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। और उसके बाद तीसरी कंडीशन है कि इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब कि जैसे मैंने कहूँ आपके पास दो सब्जेक्ट को मिला करके आपको 100 नंबर बने हैं, अगर आपने सब्जेक्ट ए में 60 नंबर पाए हैं तो बताइए सब्जेक्ट बी में कितने नंबर होंगे। तो आपको सिंपल सी बात है 40 होंगे, क्योंकि दोनों को मिला के 100 है। अगर मैं कहूँ सब्जेक्ट ए में आपने 30 नंबर पाए, दूसरे में कितने पाए होंगे, 70 पाए होंगे। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को। तो यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। मतलब ये है कि अगर आप उन दोनों पेयर को मिला लें तो सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कवर हो जानी चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते कौन कौन से हैं, तो पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ऑल और सम नॉट। अब मैं यहीं से आपको एक्सप्लेन कर, जैसे लिखा है ऑल, कंक्लूजन है ऑल ए इज बी। दूसरा कंक्लूजन है सम ए इज नॉट बी, है ना। मैंने चेक किया कि दोनों गलत हैं, दोनों गलत है, पहले कंडीशन मैच हो गई। एलिमेंट सेम है क्या, अब यहाँ पे देखिए
कि अगर ये ऑल या सम नॉट वाला है, हमने ऑल और सम नॉट में क्या देखा था कि ये पैरेलल नहीं होते हैं, मतलब उल्टा सीधा x1 इनका नहीं होता है। तो आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा, सिर्फ a और b सेम होने से मतलब नहीं है, a के नीचे a और b के नीचे b होना चाहिए, तभी ये करेक्ट बनेगा। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया सम b इज नॉट a, तो आप ये नहीं कहोगे सर एलिमेंट सेम है, ना ना ना, गलती हो गई। क्यों? क्योंकि अब हमको यहाँ पर एलिमेंट तो सेम है लेकिन उनका ऑर्डर सेम नहीं है, बात अलग हो गई। सम a इज नॉट b नॉट इक्वल टू सम b इज नॉट a। तो अगर आपको चेक करना है एलिमेंट सेम ऑल और सम नॉट के केस में, तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो केस बन रहा है ऑल और सम नॉट का, उनके एलिमेंट एक दूसरे के नीचे ही होने चाहिए, तभी ये करेक्ट बनेगा। ओके, दूसरा है सम प्लस नो। अब सम प्लस नो तो आपको पता है उल्टा सीधा एक समान है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा सम a इज b, फिर मैंने क्या लिखा नो b इज a। तो आपको ये नहीं चेक करना सम और नो के केस में कि ये सर एलिमेंट तो सेम है लेकिन वो एक दूसरे के नीचे नहीं। क्यों? आपको पता है कि अगर नो b इज a है तो आप इसको पलट करके नो a इज b तो लिख ही सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। तो इसका मतलब सिर्फ इतना चेक करना है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे जैसा मैंने कहा नो a c लिख दिया, तब गलत है। a के नीचे भले ही है लेकिन b और c मैच नहीं कर रहे। एलिमेंट सेम होने का मतलब सम और नो में कि ये एलिमेंट सेम होने चाहिए और उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं, इससे मतलब नहीं है। एक और होता है ऑल प्लस ओनली इफ यू, मतलब अगर मैंने ऐसे लिख दिया ऑल a इज b ऐसे, और फिर मैंने क्या लिख दिया ओनली अ फ्यू a इज b, अगर दोनों गलत हैं, एलिमेंट इसमें भी क्योंकि ऑल का केस आ रहा है तो ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। अब आपको ये पता है ओनली अ फ्यू a इज b और ओनली अ फ्यू b इज a, दोनों सेम चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसका मतलब a के नीचे और b के नीचे भी आ रहा है, तो अगर ये गलत हैं, एलिमेंट सेम है और ये बन रहा है, तो ये आइदर और का केस बना देगा, है ना। क्योंकि अगर ऑल a इज b, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बताता चलूँ कि अगर मान लीजिए ये मैं कह रहा हूँ कि सम a इज b है और फिर मैं कह रहा हूँ नो a इज b है, दोनों क्या है आपस में गलत है, तो ऐसा तो नहीं होगा दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर जाएंगे कि a और b के बीच में कोई रिलेशनशिप है। मैंने कहा ये भी गलत है और फिर मैं ये भी कह दे रहा हूँ कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, या तो सम की होगी या तो नो की होगी, दोनों में से कोई एक होगी, तीसरी और कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है। और एक फोर्थ वाला है जो कि बड़ा ही कह सकते हैं कि झगड़े की जड़ रहता है टीचरों के बीच में भी, और मैं आपको बताता चलूँ सम प्लस सम नॉट के बारे में बहुत सारी डिबेट, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं इसको काट के चल रहा हूँ। क्यों काट के चल रहा हूँ? इतने सारे पचड़े की वजह से ही ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से इसके ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पता अगर ये आएगा क्वेश्चन तो ये चैलेंज हो जाएगा सबके द्वारा, जिसका सही होगा वो कहेगा कि हाँ सही है, जिसका गलत होगा चैलेंज कर देगा, ऐसे कैसे गलत कर दिया आपने। तो इसीलिए इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर का मतलब लगभग 100% जो क्वेश्चंस हैं आइदर और में अगर आते हैं तो ऊपर के दो के पे ही आ रहे हैं। मॉक वगैरह में आपको इनके ऊपर भी देखने को क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बस इतना आपको समझना है। तो आइदर और के लिए तीनों कंडीशन सही होनी चाहिए, केवल एक सही हो या केवल दो से उससे काम नहीं चलेगा। दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, और सेम होने का मतलब मैंने आपको बता दिया, और उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा गया है कि ऑल a इज b और फिर मैंने लिख दिया सम a इज b, दोनों गलत हो गए, एलिमेंट क्या है सेम है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। ऑल प्लस सम का कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये आइदर और होगा? नहीं होगा। तो ऐसे आपको समझ करके चलना है आइदर और के लिए। अब फिर से मैं बता दूं, आइदर और के लिए अलग से बोला नहीं जाएगा कि आइदर और है तो ढूंढ के निकालो, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। कैसे देखोगे आप? आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में केवल दो ही कंक्लूजन्स आते हैं, दो ही कंक्लूजन्स आते हैं। अगर दोनों कंक्लूजन्स आपके गलत हो गए चेक करते हुए, तो आप नाइदर वन नॉर टू लगाने से पहले आप आइदर और चेक करके ही आगे बढ़ोगे। इतनी सी अपने ऊपर शर्त लगा लो कि कभी भी बोथ आर रॉन्ग या नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट करने से पहले आइदर और चेक करो, कभी गलती नहीं होगी। जहां आप गड़बड़ा गए, हड़बड़ी में आपने कह दिया कि बोथ आर रॉन्ग मिल गया, टिक के आगे बढ़ गए, वहीं गलती होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले देखा सम यूट्यूब इज ट्विटर, कह रहा कुछ यूट्यूब क्या है ट्विटर है। ये यूट्यूब हो गया और ये क्या हो गया? ट्विटर हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे बताता चलूँ मैं कि मैं यहाँ पे जनरली इनिशियल्स का प्रयोग कर रहा हूँ, जैसे यूट्यूब के लिए वाई, ट्विटर के लिए टी, है ना। अब यहाँ पर अगर सेम चीज़ें हों, है ना, अगर दो चीज़, जैसे मैंने लिखा कि सम बैट इज बॉल, तो अगर मैं दोनों को अगर बी से ऐसे डिनोट कर दूंगा तो मेरे लिए हो जाएगी टेंशन वाली बात। अभी तो याद है बैट कौन सा है, बॉल कौन सा है, थोड़ी देर के बाद नहीं याद रहेगा। तो आपको ऐसा करने के लिए इनिशियल्स अगर सेम होते हैं तो आप उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस करके चलिए। जैसे बैट के लिए बीटी लिख दिया,
इसके लिए BL लिख दिया, तो ये बैट हो गया, ये बॉल हो गया। अब आप कहें सर हम दोनों के लिए BA लिख दें, तो फिर से बात वही है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप कैसे भी कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि सेम अगर रहें तो ये बस सोचिएगा याद रहेगा मेरे को, वो होता नहीं है। फिर लिखा है ऑल FB इज़ नॉट ट्विटर, कि सारे के सारे जो FB हैं वो ट्विटर नहीं है, तो ऐसे बना दिया हमने। नो ट्विटर इज़ जीमेल, कोई भी ट्विटर क्या है, जीमेल नहीं है, तो ये ऐसे बन गया। ऑल जीमेल इज़ मेल, कह रहे कि सारे के सारे जो जीमेल हैं वो क्या है, मेल है, तो ये ऐसे बना दिया हमने, मेल बना दिया, कुछ ऐसा बन गया। ये हमारा क्या है, बेसिक डायग्राम बन के तैयार हुआ है। अब कंक्लूजन देखिए, ऑल FB कैन बी मेल, सारे के सारे FB क्या मेल हो सकते हैं। कैन बी का केस है, मतलब ये है कि ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो बस जो कह रहे हैं क्या वो हो सकता है। तो देखिए FB केवल कहाँ नहीं जा सकता, टी के अंदर, ट्विटर के अंदर। तो अगर मैं FB को ले आना चाहूँ मेल के अंदर तो क्या आ सकता है, यस आ सकता है। कोई रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। कहोगे सर ये नो की रिलेशनशिप है, वो भी नहीं रोकेगी। पहली चीज़ तो ये सम नॉट है, जरूरी नहीं कि FB और ट्विटर के बीच में कोई रिलेशनशिप हो। दूसरी बात, अगर ये सम की रिलेशनशिप भी होती, अगर होती, तो भाई नो की रिलेशनशिप जीमेल के साथ है ना, इसकी ट्विटर की, ऐसे बना लो कि ट्विटर के साथ नो की रिलेशनशिप है ना, मेल के साथ तो नहीं है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो FB को यहाँ छोटा सा बना सकता हूँ। तो ऐसे आपको केवल सोचना है। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। लिखा सम यूट्यूब इज जीमेल, करा कुछ यूट्यूब क्या है, जीमेल है। देखिए सम आ गया, मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या ये गलत हो सकता है, मतलब नो के रिलेशनशिप बन सकती है, क्या डेफिनेट टाइप का है। तो देखिए यूट्यूब और जीमेल के बीच में नो के रिलेशनशिप है, बेसिक डायग्राम में ही दिख रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर लिखा नो जीमेल इज यूट्यूब, कह रहा कोई भी जीमेल यूट्यूब नहीं हो सकता। अब अगर ये नो आ गया तो आपको ये नहीं देखना कि हाँ ये तो सही कह रहा है ना, आपको क्या चेक करना है, सम, कि क्या जीमेल और यूट्यूब के बीच में सम की रिलेशनशिप हो सकती है। अगर हो सकती है तो ये क्या है, गलत है। तो सिंपल सी बात है, जीमेल केवल क्या नहीं हो सकता, ट्विटर नहीं हो सकता। FB हो सकता है, यस। क्या यूट्यूब हो सकता है, यस। ऐसे ही तो सोचना है, जीमेल केवल क्या नहीं हो सकता, ट्विटर में नहीं जा सकता। बाकी अगर बनाना है तो ये जो इतना बड़ा सा गोला यहाँ बना है, इधर ऐसे करके बना दो, ऐसे बना दो, यहाँ जीमेल हो जाएगा और इसके बाद ऐसे मेल हो जाएगा। सेम बात है, ट्विटर और जीमेल अभी भी दूर दूर है। तो क्या ये सम की रिलेशनशिप बन सकती है एक डायग्राम में, बन सकती है। तो मतलब ये क्या सही है, गलत है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका कौन सा सही है, कंक्लूजन नंबर 1। जैसे ही आपने 1 को टिक करके आगे बढ़ा, आपका नंबर माइनस हो गया। क्यों, सही किया है, नहीं। जब आपको मान लीजिए 2 कंक्लूजन है तो आसान है, 3 में कठिनाई होती है। आपको अगर 2 कंक्लूजन दिख गए गलत हैं, चाहे वो लगातार हो, चाहे पहला तीसरा हो, चाहे पहला दूसरा हो, 2 कंक्लूजन्स कहीं भी दिख गए गलत हैं, तो आपको सबसे पहले उनके बीच में इधर और चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, पहली कंडीशन तो ये 2 कंक्लूजन्स गलत है, ये कंडीशन मैच कर गई। दूसरी कंडीशन, क्या ये एलिमेंट सेम है, तो आप कहोगे यूट्यूब जीमेल है, जीमेल यूट्यूब है, और आप देखोगे तो सम के रिलेशनशिप है और नो के रिलेशनशिप है, तो ऑर्डर का कोई मायने है नहीं, बस एलिमेंट सेम है, ये भी ठीक है। क्या सम प्लस नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आता है, तो आपने अभी पीछे ही देखा कि सम प्लस नो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आता है, मतलब तीसरी कंडीशन में मैच करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में आइदर और लग रहा है ना। तो ये सिर्फ पहला नहीं से, इसको आंसर के तौर पे लिखते कैसे हैं, लिखेंगे ओनली 1 एंड आइदर 2 और 3 फॉलोज। तो ये कुछ ऐसे इसको लिखा जाता है कि ओनली 1, कि पहला वाला तो सही है लेकिन दूसरे और तीसरे में कोई एक सही है, कुछ ऐसे लिखा जाता है। तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने क्या कहा, आइदर और आपको चेक करना है, जरूर नहीं कि हर जगह हो ही। लिखा है सब मोबाइल इज सिम, कह रहा कुछ मोबाइल क्या है, सिम है। ये मोबाइल हो गए और यहाँ पे क्या हो गया, सिम हो गया। ओनली सिम इज डेटा, अब ओनली का कैसा आ गया, अब मैं एस को ऐसे लिख देता हूँ या फिर थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ऐसे। यहाँ पे कह रहे हैं केवल सिम ही क्या है, डेटा है, मतलब डेटा पूरा का पूरा सिम के अंदर आएगा। फिर से मैंने कहा ऑल नहीं बनाना है, एक स्टार बनाना ताकि पता चले क्या है, एक्सक्लूसिव केस है। सम 5G इज नॉट मोबाइल, कह रहा कुछ 5G ऐसे हैं जो कि मोबाइल नहीं है, तो ऐसे मैंने बना दिया 5G। ये 5G कुछ ऐसे नहीं मोबाइल नहीं है। नन 4G इज सिम, कह रहा कोई भी 4G क्या है, सिम नहीं है, तो ये ऐसे बन गया, कोई 4G क्या है, सिम नहीं है, नो की रिलेशनशिप। तो ये बना बेसिक डायग्राम। कंक्लूजन पे आते हैं, सम मोबाइल इज नॉट 5G, कह रहा कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो कि 5G नहीं है, क्या ये सही है, वो बिल्कुल सर, 5G और इसमें सम नॉट का रिलेशनशिप है। फिर से भाई लड़ाई किसने शुरू करी, 5G ने, यही ऐठा हुआ है कि हम मोबाइल के अंदर पूरा का पूरा नहीं जाएंगे। मोबाइल की तो कोई लड़ाई नहीं है ना। क्या मोबाइल पूरा 5G के अंदर जा सकता है, यस जा सकता है। ऐसे सोचो, ये हो गया 5G, ये हो गया मोबाइल। क्या स्टेटमेंट गलत हो रहा है कि कुछ
5G मोबाइल नहीं, अभी भी देखो इतने सारे 5G क्या है मोबाइल के अंदर नहीं है, बाहर है। तो मतलब ये क्या है कि अगर मोबाइल पूरा का पूरा 5G के अंदर चला भी जाएगा तब भी ये गलत नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत है कि मोबाइल तो पूरा का पूरा जा रहा है 5G के अंदर, आप ये क्यों कह रहे हो कि नहीं है, बाहर है। फिर लिखा है ऑल मोबाइल कैन बी सिम, क्या सारे के सारे मोबाइल सिम के अंदर जा सकते हैं? तो आपको ये गलत है, क्यों? ये तो सर ओनली वाला केस है, इसीलिए तो स्टार लगाया है। हमको ये देखना है कि रिलेशनशिप किसकी नहीं बनेगी, डेटा की रिलेशनशिप सिम को छोड़ करके किसी से नहीं बनेगी। लेकिन सिम के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिम के अंदर पूरा का पूरा मोबाइल आ सकता है, थोड़ा भी आ सकता है ना। तो मोबाइल क्या सिम के अंदर जा सकता है? पूरा का पूरा बिल्कुल जा सकता है, बस डेटा से दूर रखो आप। तो ये क्या है? करेक्ट है। ऑल सिम कैन बी 5G, क्या सारे के सारे सिम 5G के अंदर जा सकते हैं? तो बस करके देख लो कि अगर मैं सिम को पूरा का पूरा 5G के अंदर लेके जाऊं तो कौन रोकेगा? तो आपको कोई नहीं रोकेगा, रोकेगा भाई कौन? डेटा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे 5G बनाता हूँ, यहाँ पे ऐसे सिम बनाता हूँ, यहाँ पे ऐसे डेटा बनाता हूँ, आ तो गया, लेकिन डेटा क्या कह रहा है कि इसकी रिलेशनशिप केवल सिम से आनी चाहिए। अगर सिम चला गया 5G के अंदर तो मतलब 5G से डेटा भी आ रहा है, तो ये तो एक्सक्लूसिविटी रही नहीं ना। अब तो भाई डेटा 5G से के साथ भी रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कभी ऐसा नहीं होगा कि सिम पूरा का पूरा 5G के अंदर चला जाए। तो ये क्या है? गलत है। मतलब जो कहा जा रहा है वही नहीं बना पा रहे हैं, एक जगह भी सही नहीं होगा। फिर लिखा ऑल मोबाइल कैन नेवर बी 5G, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका है। कैसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ। यहाँ पे कैन आने की वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये पॉसिबिलिटी का केस हो गया सर, कैन नेवर बी। अब ये नहीं समझ पाते हैं कैन और बी तो है, लेकिन बीच में क्या है? नेवर भी तो है। मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि जैसे मैं कहूँ कि आज बारिश नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डेफिनेटनेस है। खुद ही सोचिए, अगर मैंने कहा कि आज बारिश नहीं हो सकती तो मैं पॉसिबिलिटी नहीं बयान कर रहा हूँ कि हो सकती है या नहीं हो सकती, मैं ये बयान कर रहा हूँ कि आज हो ही नहीं सकती, मतलब पक्की बात है। कैन नेवर बी का केस एक डेफिनेट केस है, पॉसिबिलिटी का केस नहीं है। कैन बी होता तो हम कहते हैं आज बारिश हो सकती है, तब तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हो ही नहीं सकती, मतलब एकदम डेफिनेटली 100% श्योर हूँ। तो लिखा है ऑल मोबाइल कैन नेवर बी 5G। तो ये जो केस बनेगा कुछ आपका सम नॉट की तरह का केस बनता है कैन नेवर बी का। एरो मैंने मोबाइल पे लगा दिया, लगाना चाहिए किधर? इधर। तो ऐसा केस बनेगा सम नॉट की तरह। कह रहा है कि सारे के सारे मोबाइल कभी भी 4G में नहीं जा सकते, तो बस आपको चेक करना है क्या ऐसा हो सकता है। तो देखिए, अगर मैं मोबाइल को पूरा का पूरा उठाऊँ और 4G के अंदर रखूँ तो क्या जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो सिम है और 4G है इनके बीच में नो के रिलेशनशिप है, लेकिन हमको क्या पता है मोबाइल और सिम के बीच में सम के रिलेशनशिप है। मतलब अगर मैं मोबाइल को पूरा उठाऊंगा तो सिम का कुछ पार्ट लेकर के जाऊंगा, ये जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कह रहा है ऑल मोबाइल कैन नेवर बी 4G। तो क्या कह रहा है? सही कह रहा है ना, सही कह रहा है। अब मैं कहूँ आगे बढ़ते हैं, दूसरा और चौथा सही नहीं। हमें क्या देखना है कि दो गलत हैं, तो सबसे पहले आइदर और चेक करिए। तो आइदर और चेक करने के लिए हम ये देखेंगे सबसे पहले चीज़ कि दोनों गलत हैं। एलिमेंट सेम है क्या? यहाँ मोबाइल है 5G है, यहाँ सिम है और 5G है, तो मोबाइल तो नीचे मिला नहीं, मतलब दूसरी कंडीशन मैच नहीं करी, मतलब आइदर और की कंडीशन नहीं है। तो केवल दूसरा और चौथा सही है, आइदर और नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन लिखा है ओनली जियो इज एयरटेल। कह रहा है केवल जियो ही क्या है? एयरटेल है। तो ऐसे जियो बना दिया और ये एयरटेल बन गया। सम जियो इज वोडाफोन। कह रहा कुछ जियो ऐसा है जो कि वोडाफोन है, ठीक है। ईच वोडाफोन इज आइडिया। कह रहे कि सारा का सारा जो वोडाफोन है वो क्या है? आइडिया के अंदर है। कुछ ऐसे बन गया, हो गया। अब कंक्लूजन, सम आइडिया कैन बी एयरटेल। क्या कुछ आइडिया एयरटेल के अंदर जा सकता है? मतलब सम की रिलेशनशिप बन सकती है। तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि ये एयरटेल आखिर है क्या? एक्सक्लूसिव केस है क्या? ये किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाएगा? पॉसिबिलिटी में भी बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। मतलब ये क्या है? गलत है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है, ओनली का केस है। लिखा है सम वोडाफोन इज जियो। कह रहा है कुछ वोडाफोन क्या है? जियो है। तो वोडाफोन आपका यहाँ पे और जियो यहाँ पे। हमने अभी देखा क्या कि सम जियो इज वोडाफोन की कंडीशन आ रही है, तो कुछ वोडाफोन जियो होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। तो क्या होगा? करेक्ट आपका कंक्लूजन होगा। फिर लिखा है ओनली अ फ्यू जियो इज आइडिया। कह रहे कुछ जियो क्या आइडिया हैं, और ये क्या है? ओनली अ फ्यू का केस है। ओके, इसका मतलब ये है ओनली अ फ्यू का केस है, तो ओनली अ फ्यू के केस होने का मतलब क्या होता है ये समझिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे सम के रिलेशनशिप और सम नॉट की रिलेशनशिप एक साथ आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहीं से भी नो की रिलेशनशिप दिखा दूं या कहीं से भी ऑल की रिलेशनशिप दिखा दूं, किसकी? जियो की, आइडिया के साथ, तो ये कभी होगा ही नहीं। तो मैं सोचूं कि क्या मैं जियो को पूरा का पूरा आइडिया के अंदर ले जा सकता हूं? नहीं। क्यों? ए नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव केस है, मतलब सम नॉट बनेगा ही बनेगा। जब ऑल नहीं बन पा रहा, सम नॉट बनेगा ही बनेगा। क्या मैं
जियो और आइडिया को अलग अलग कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा नहीं कर सकता। मतलब क्या, जियो और आइडिया के बीच में नो की रिलेशनशिप ला सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता है जियो और वोडाफोन के बीच में सम की रिलेशनशिप है और वोडाफोन पूरा का पूरा आइडिया के अंदर है। अगर मैंने इनको अलग कर दिया तो वोडाफोन और जियो के बीच की सम की रिलेशनशिप भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगा। मतलब नो भी नहीं बन सकता, मतलब सम भी हमेशा बनेगा। तो सम बनेगा, सम नॉट बनेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे सम की रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ से सम नॉट की रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या होगा? करेक्ट होगा। कंक्लूजन। ओके, ऐसे चेक करना है ओनली अ फ्यू का कंक्लूजन। अगर कहीं पर नो बन जाता या सम नॉट का उल्टा ऑल बन जाता, तब ये एग्जिस्ट करता ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सम जियो इज नॉट वोडाफोन। कह रहा कुछ जियो ऐसा है जो कि वोडाफोन नहीं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कहां से भाई? ए वाला पार्ट तो कभी जाएगा ही नहीं ना वोडाफोन के अंदर, तो ये तो हमेशा जियो का ये वाला पार्ट बाहर ही रहेगा वोडाफोन से। मतलब ऑल हम बना ही नहीं सकते कि हम जियो को पूरा का पूरा ले जाए वोडाफोन के अंदर। तो ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्या आइदर और चेक करना है इसमें? नहीं, क्योंकि एक ही कंक्लूजन गलत है। 3 तो हमारे सही हो गए। चलिए अगला देखते हैं। लिखा ओनली अ फ्यू डॉग इज हॉर्स। कह रहा कुछ जो डॉग हैं वो क्या है? हॉर्स है। ऑल हॉर्स आर नॉट बफेलो। सारे के सारे हॉर्स क्या हैं? बफेलो नहीं है, कुछ ऐसा। नो हॉर्स इज कैट। कोई भी हॉर्स क्या है? कैट नहीं है, कुछ ऐसे बन गया। पहला कंक्लूजन सम बफेलो इज नॉट कैट। कह रहा कुछ बफेलो कैट नहीं। अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या मैं हॉर्स और बफेलो को अलग अलग कर सकता हूँ? यस, सम नॉट है। तो अगर बफेलो हॉर्स से अलग हो जाए तो बफेलो पूरी की पूरी कैट के अंदर आ सकती है। यस। और ये कह रहा है कि कभी भी पूरी की पूरी बफेलो कैट के अंदर नहीं जाएगी, कुछ हमेशा बाहर रहेगी। तो क्या है? गलत कर रहा है। यस। तो क्या हो गया? गलत हो गया। अ फ्यू डॉग इज नॉट कैट। कह रहा कुछ डॉग ऐसे हैं जो कि कैट नहीं है। तो फिर से क्या मैं सारे के सारे डॉग को कैट के अंदर ले आ सकता हूं? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि कैट, डॉग और हॉर्स के बीच में सम की रिलेशनशिप है। अगर मैं डॉग को लेकर के आऊंगा सारे के सारे डॉग को, तो कैट के अंदर तो हॉर्स भी आ जाएगा, तो ये तो नो की रिलेशनशिप वायलेट हो जाएगी ना। अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि सर डॉग और हॉर्स को अलग कर दीजिए। नहीं भाई, ओनली अ फ्यू है, तो डॉग का कुछ पार्ट तो हॉर्स के अंदर होना ही चाहिए। तो डॉग पूरा का पूरा क्या आ सकता है? कैट के अंदर नहीं आ सकता। मतलब ये क्या कह रहा है? सही कह रहा है, कभी भी नहीं आ सकता। ऑल हॉर्स कैन बी डॉग। क्या सारे के सारे हॉर्स डॉग के अंदर आ सकते हैं? तो ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ओनली अ फ्यू है। ये तो देखो ओनली अ फ्यू है क्या? डॉग। डॉग क्या हॉर्स के अंदर जा सकता है पूरा का पूरा? नहीं। क्या हॉर्स डॉग के अंदर जा सकता है? यस। कैसे? कुछ ऐसे। अगर मैंने ऐसे कह दिया तो क्या ये ओनली अ फ्यू डॉग इज हॉर्स वाली कंडीशन सही है? हाँ, इतना पार्ट जो हॉर्स का है वो डॉग के साथ सम की रिलेशनशिप बना रहे हो, इतने डॉग क्या है? बाहर भी हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ सही हो रही हैं। तो ये कह रहा है कि ऑल हॉर्स कैन बी डॉग। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लिखा है ऑल डॉग इज कैट। सारे के सारे जो डॉग हैं क्या वो कैट है? तो भाई ऑल कह रहा है, तो आप सम नॉट या नो की रिलेशनशिप कुछ आप देखोगे, आपको वैसे ही दिखेगा कि डॉग और कैट में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। तो ये कहाँ से सही होगा? तो क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। बात समझ में आई? अब दो गलत है तो क्या इनके बीच में आइदर और लगेगा? तो आप देख लीजिए भाई, यहाँ बफेलो है, यहाँ डॉग है। कैट तो भले ही सेम है लेकिन बफेलो डॉग सेम नहीं है, एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब आइदर और नहीं लगेगा। पहली कंडीशन सही है कि दोनों गलत है, लेकिन दूसरी कंडीशन सही नहीं है। बस इतना ही देखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। जितना अभी तक आपने पढ़ा है 1-1.5 घंटे में, आप उसे अब इस पे अप्लाई करेंगे। 2 क्वेश्चंस मैं आपको और दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे, बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये। तो आपको बस एक एक ये मत देखिए कि एक साथ 4 कंक्लूजन्स नहीं सॉल्व करने, एक बार में केवल एक ही कंक्लूजन सॉल्व करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन वाइज जो हमने आपको होमवर्क में दिया है, होमवर्क 1 दिया है आइदर और से पहले वाला, ये होमवर्क नंबर 2 है, ये होमवर्क नंबर 3 है। मैं नंबरिंग डाल देता हूँ। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होमवर्क नंबर 1 है। मैं कुछ दिनों में कमेंट करके आपको डाल दूंगा कि कौन सा कंक्लूजन इसका करेक्ट है, कहाँ पे इधर और है या नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा और वहीं से आप चेक कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? पूरा सिलॉजिस्ट समझाने का प्रयास किया, कैसे आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, क्या चीज़ें सोचनी है और क्या नहीं सोचना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए जिनको सिलॉजिस्ट में बहुत दिक्कत है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह के जो और भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, इनइक्वलिटी, कोडेड या ब्लड रिलेशन, आपके कोडिंग डिकोडिंग हुए, सब मैं ऐसे ही करके एक एक 1 शॉट में करके डाल दूंगा। आपके पास सारा कंटेंट मिल जाएगा और समझ में आ जाएगा कैसे आपको करना है क्वेश्चंस को सॉल्व। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। और चाहते हैं कोई भी वीडियो मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके और क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है
हो सकता है आज या कल से स्टार्ट हो जाए। तो आप प्रैक्टिस क्लास में आइए रोज़ शाम को, जिससे आपको इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो। और इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका जो भी PDF होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।